मैं हूं प्रेमचंद अग्रवाल। ओहो रेडियो पर मैं आपका सबका बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। फाइनेंस और शहरी विकास की बहुत ही महत्वपूर्ण दो जिम्मेदारियां हैं। वो बजट अभी तक मैं प्रस्तुत कर चुका हूं। मैं धन्यवाद कर रहा हूं अपने हाई कमान का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा जिम्मा दिया है। लगभग डेली मैं विधानसभा बैठता हूं। रोज की 10, 15, 20 फाइलें मेरे सामने आती हैं। मैं चेक करता हूं। जहां मुझे लगता है कि इसमें मुझे कुछ कहने की आवश्यकता है, इसमें समझने की आवश्यकता है, तो मैं उसको वार्ता के लिए लिखता हूं। आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, एक्टर बनेंगे, रेडियो जॉकी बनेंगे, नेता नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? आपकी बात को से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं नेता नहीं हूँ। अच्छा, तो क्या मानते हैं? मैं अपने आप को समाज का एक कार्यकर्ता, सामाजिक व्यक्ति मानता हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए भेजा था दिल्ली में। कक्षा 1 से लेकर बीकॉम तक थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहा हूँ और मुझे 2 बार छात्रवृत्ति मिली है। राजनीतिक जो आपकी दूसरी भाषा में कहे कीड़ा, तो मैं वहाँ से छोड़ के आ गया। उस समय राम जन्मभूमि का प्रकरण चला। सबसे ज्यादा अहम भूमिका रही है हमारे परिवार की वहाँ। हम 3 भाई थे, तीनों अरेस्ट हुए थे। मैं टिहरी जेल में रहा हूँ सबसे ज्यादा दिन, और मेरी माता जी अयोध्या तक पहुंची थी। पुलिस ने हमें खींच के फिर और मतलब घसीटा मुझे, और काफी दूर तक मुझे घसीटते ले गए। आपके कुछ प्रशंसक कहते हैं तो पूजा पाठ वाले व्यक्ति हैं, लेकिन बाहर इमेज ऐसी बनी हुई है कि ये गुस्सा करते रहते हैं। मेरे बारे में जो धारणा कुछ भी बनी हो, लेकिन काव्य जी मैं एक आपको स्पष्ट तौर पे कहना चाह रहा हूँ कि मैं किसी भी प्रकार की गलत बात, झूठ बात पसंद नहीं करता। ऋषिकेश की एक जो मेरे को घटना याद आ रही है पीछे हुई, क्या हुआ था एग्जैक्टली? मतलब आपको कभी ऐसा लगता है कि शायद मैं जिस पद पे हूँ? बढ़िया है, आपने ये सवाल किया और मुझे अच्छा लग रहा कि आपके माध्यम से सभी लोगों को ये बात जानकारी में आएगी। मैं ये कहने को भी तैयार हूँ कि कम से कम मेरे से कोई शिकायत है तो मेरे ऊपरी स्तर पे करिए मेरी शिकायत। मेरे व्यवहार से कोई शिकायत करिए ना। क्यों सार्वजनिक रूप से आप मेरे पे हाथ कैसे उठा सकते? मेरठ में मैंने एक गाड़ी देखी, मेरे बगल में रेड लाइट पे खड़ी है। मैं देखता हूँ वहाँ आदरणीय मनोहर कांत ध्यानी जी वहाँ पे उस गाड़ी में बैठे हैं। मैंने एकदम तुरंत वहीं इसमें कूदा और मैं उनकी गाड़ी में बैठ गया। अरे मैं, भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो? कि हम तो ऋषिकेश जा रहे हैं। मैंने, भाई साहब मुजफ्फरनगर घटना हुई है, चलिए। सुबोध उनियाल जी हल्का सा आपको उन्होंने भाई सुबोध उनियाली बहुत जौकी मूड के रहते हैं, हंसी मजाक से सब करते हैं, कभी कभी वो छेड़ते भी हैं। मैं अध्यक्ष विधानसभा था और कोविड चला था उस समय, और उसमें हमारा सत्र चल रहा था। संयोग से मुझे खांसी आ गई, मतलब अध्यक्ष की पीठ पे बैठ के। तो भाई नीचे से बोलता है, अरे कोविड का पहले इसी का परीक्षण कराओ, ये खांसी हो रही है। मैं पल का शायर हूँ। गाया कीजिए ना, माहौल लाइट रहता है थोड़ा। आप मिले तो वैसी लाइट रहेगा। नमस्कार, पहला प्रणाम आप सभी देखने वालों को। मैं हूं आरजे काव्य और ये है हमारा शो जिसका नाम है जनपथ, और नाम से ही जाहिर है जनप्रतिनिधि, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को इस शो के अंदर बुलाया जाता है। और आज हमारे स्टूडियो में पहुंचे हुए हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, जिनके पास में फाइनेंस और शहरी विकास की बहुत ही महत्वपूर्ण 2 जिम्मेदारियां हैं। बहुत इम्पोर्टेंट ये विभाग हैं, उसके वो मिनिस्टर हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बधाई दे रहा हूँ, और कितना सुंदर आपने ये व्यवस्था यहाँ पे की है। और मैं तो कल्पना भी नहीं कर रहा था, लेकिन जितना बढ़िया ऐप के माध्यम से आपने ये स्टूडियो बनाया, सारी चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, मैं आपको बहुत बधाई दे रहा हूँ। और मेरे उत्तराखंड में भी इतना सुंदर, इतना बढ़िया काम हो सकता है, इसके लिए मैं आपको बहुत शुभकामनाएं भी दे रहा हूँ। जी, आगे बढ़ें, बात करें। एक बार का किस्सा है, आप डोईवाला की आपकी पैदाइश है मेरे ख्याल से। जी हाँ, जी हाँ। उस क्षेत्र की, और जब राज्य को लेके बड़ा आंदोलन हो रहा था और कि भाई ये राज्य बनना ही चाहिए, और उस वक्त पे बड़ा लड़ाई झगड़ा, ये वो आंदोलन, और आपको मैंने सुना क्या बात के ले गए थे, ऐसा कुछ हुआ था? राज्य आंदोलन की जब बात हम करें तो निश्चित रूप से उस टाइम मन में एक भाव था कि हमें उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति होनी चाहिए जी। और चूंकि डोईवाला और आसपास के तमाम इलाकों में हम लोग बहुत सक्रिय थे, और लगातार चाहे हमें बाजार बंद करने हो, ट्रेन जाम करनी हो, सड़क जाम करनी हो, स्कूल कॉलेजेस बंद करने, हमने बहुत किए। और ये तक मेरे बारे में धारणा बन गई, यदि मैं किसी कॉलेज के सामने यदि चला गया तो लोग, बच्चों का और स्टूडेंट्स का ये सोचना होता था कि आज जरूर छुट्टी हो जाएगी। क्योंकि बच्चों को तो एक ठीक है, कुछ लोग जानते होंगे उत्तराखंड आंदोलन क्या है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि आज छुट्टी हो जाएगी। तो मुझे याद है कि एक बार जब उत्तराखंड आंदोलन के दौरान ही माननीय हमारे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, उन्होंने दिल्ली से देहरादून के लिए आने के अलावा उन्होंने मसूरी एक्सप्रेस में आना तय किया। और जैसे ही उनका आना तय हुआ तो बहुत ज़्यादा उनको रोकने का प्रयास किया गया। पहले उनको हरिद्वार में रोका गया, फिर उनको कांसरो में रोका गया, फिर डोईवाला में रोका गया। डोईवाला में ट्रेन को बिल्कुल रोक दिया गया
और मुझे आज भी याद है कि उस टाइम बीपी जोगदंड, उस टाइम एसपी सिटी हुआ करते थे। आज तो शायद उत्तर प्रदेश में वो बहुत बड़े अधिकारी हैं, डीजीपी लेवल या उस स्तर के। और वो उनके केबिन में गए कि आप को हम आगे नहीं जाने देंगे। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई मेरे पास देहरादून तक का मेरे पास टिकट है, वैध टिकट है, तो आप मुझे कैसे रोक सकते हैं? कि नहीं सर, हम आपको जाने नहीं देंगे और आप उतरिए। उन्होंने कहा भाई कैसे बोल रहे हो कि मैं कैसे उतर सकता हूँ? मेरे पास टिकट है, आप यदि मैं विदाउट टिकट हूँ तो मुझे आप रोकिए। क्योंकि डॉक्टर मुरलीधर जोशी एक बहुत लर्नेड व्यक्ति भी हैं, वो हर चीज़ की उनको जानकारी भी रहती है। लेकिन उसके बाद जब वो थोड़ा-सा ज़बरदस्ती करने लगे तो मैं उनके आगे खड़ा हो गया कि भई नहीं, ऐसे आप अरेस्ट नहीं कर सकते या ऐसे आप उतार नहीं सकते। मेरे साथ एक डोईवाला के आस-पास उस टाइम जब मैं किसी भी स्थिति में होता था, राजनीतिक स्थिति में, सामाजिक स्थिति में या संघर्ष की स्थिति में, तो मेरे साथ एक मॉब होता था, बहुत सारी संख्या मेरे साथ थी उस समय। तो हम भिड़ने लगे उनसे। तो मुझे आज भी याद है कि उस समय एक डॉक्टर महेश शर्मा, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी उनके साथ थे। और उसके बाद हमारी आपस में जिसे कहते हैं गुत्थम-गुत्था एक शब्द बोलते हैं, तो हमने किया। तो थोड़ी देर तक चलता रहा, फिर बाद में एक इशारा महेश शर्मा ने, कोई बात नहीं, मतलब इशारा किया कि वो यदि उतारना चाहें तो जिद नहीं करनी। तो हम साइलेंट हुए। लेकिन उसके बाद जब वो उनको उतारा गया और उनको अरेस्ट करके कहीं नज़रबंद किया जाने लगा, तो मैं उनकी गाड़ी के आगे लेट गया। मैंने कहा ऐसे तो नहीं हम जाने देंगे, और पूरी तरह से उनको हमने नहीं जाने दिया। मैंने कहा भाई ऐसे नहीं होगा। तो पुलिस ने हमें खींच के फिर अलग किया और मतलब घसीटा मुझे, और काफ़ी दूर तक मुझे घसीटते ले गए। तब उनको वहाँ से नज़रबंद किया गया। उस टाइम हमारे माननीय हरबंस कपूर जी यहाँ के विधायक थे, वो भी उनके साथ थे। फिर उनको कांसरो एक रेंज ऑफिस में उनको नज़रबंद किया गया था, और हमें उस टाइम थोड़ा-सा, आप जानते हैं, फिर वो लाठियाँ-वाठियाँ वो सब हमारे साथ हुआ था। लेकिन फिर हमारे कार्यकर्ताओं को तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान तो हमने बड़े संघर्ष किए हैं, बहुत ज़्यादा। यदि मैं बात करूँ तो एक बार का मुझे और याद है कि बडोनी जी हमारे, चूँकि आप जानते हैं कि उत्तराखंड आंदोलन में उनकी बहुत अहम भूमिका रही है। जी। और वो जब भी कहीं कार्यक्रम में आते तो मेरे से बहुत प्यार करते थे, और मुझे कहते प्रेम तुम कार्यक्रम में रहा करो, क्योंकि थोड़ा-सा भगवान की कृपा है, सरस्वती का आशीर्वाद है, मैं बोलने में ठीक-ठाक रहा हूँ। तो जब भी कहीं भाषण का होता है, प्रेम तुम बोलो। और करते-करते एक बार का मुझे याद है, उन्होंने मुझे कहा, प्रेम यार एक बात का है, ये हमारा गैर राजनीतिक आंदोलन, तुम भारतीय जनता पार्टी की बात मत किया करो, और तुम ऐसे मत बोला करो, तुम्हारी इस बात से मैं मतलब जो हूँ सहमत नहीं हूँ। तो डोईवाला में एक बहुत बड़ी सभा थी, क्योंकि बडोनी जी के नाम से काफ़ी लोग जुटते भी थे। और जब मैंने भाषण देना शुरू किया तो मैंने कहा, देखिए मैं उस पार्टी से संबंध रखता हूँ। मैंने नाम नहीं लिया भारतीय जनता पार्टी का, मैं उस पार्टी से संबंध रखता हूँ जिसके नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जिसके नेता आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी हैं, और जिसके नेता आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। मैं उस राष्ट्रीय पार्टी से बिलोंग करता हूँ। वो संगठन भी जो है उत्तराखंड आंदोलन को आगे जो है धार दे रही है, ये सो। तो लास्ट में मुझे याद है कि बडोनी जी सभा के बाद कहते थे, तू बहुत तेज है, तू बहुत तेज है, तूने पार्टी का नाम भी नहीं लिया और अपनी सारी बात कह दी। और इस प्रकार से अनेकों आंदोलन, चाहे देहरादून में जब घटना घटी, जब लोग शहीद हुए, तो हमने यहाँ पे, जहाँ पे आज ये कांग्रेस भवन है, वहाँ पे हमने जाम लगाया। और मसूरी में उस समय हत्याकांड हुआ था, यदि आपको याद हो। और वहाँ से वो जो हमारे लोग शहीद हुए थे, उनकी डेड बॉडीज़ वो उधर से आ रही थी, तो हमने जाम लगाया, फिर हमने उनको आगे बढ़ाया। यानी कि अनेकों बार जब मसूरी की घटना हुई थी, और मैं आज आपको बता रहा हूँ, उस समय मैं पहला व्यक्ति था जो देहरादून से और मसूरी पहुँचा था। और कहाँ से, कैसे गया था? मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल से गया। उस समय आप देखिए कब की वो घटना है। और मैं उस टाइम भारतीय जनता पार्टी का जिले का महामंत्री था। खुशहाल सिंह राणावत जी हमारे मसूरी के रहने वाले, वो वहाँ के जिलाध्यक्ष होते थे हमारी पार्टी के जिले के। और वहाँ उनके साथ जाके, उनका आदर्श होटल होता था, वहाँ जाके, और जब मैं देखा कि वहाँ किस प्रकार से डेड बॉडीज़ वहाँ बिछी हैं, और आपको वो भी बताना चाह रहा हूँ कि जब मेरा नाम पता चला कि मैं आ रहा हूँ, तो एक मेरे बारे में उस समय एक आम धारणा थी कि मैं बहुत अग्रेसिव किस्म का व्यक्ति था। तो पुलिस उस समय मेरे पीछे पड़ी थी, और वो भी मेरे को उठा के नज़रबंद करना चाह रही थी। और मुझे आज भी याद है उस व्यक्ति का नाम, जिसने मुझे कहा था, प्रेम तुम यहाँ से हट जाओ, नहीं तो तुम्हारी बहुत बुरी हालत होने वाली है। वो व्यक्ति आज भी जिंदा है। उस समय अमर उजाला में वो पत्रकार होता, सुभाष गुप्ता, आज ग्राफिक एरा में वो जुड़ा है। उस व्यक्ति ने मुझे कहा, प्रेम भाई साहब आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो आज आपके बारे में यहाँ पे मुझे जानकारी है कि बहुत कुछ होने वाला है। तो वहीं से फिर मुझे एक जगह पे मुझे ले जाया गया, और वहीं से सुबह-सुबह फिर मैं यहाँ देहरादून पहुँचता हूँ। जाम लगाना और डोईवाला में जाम लगाना, सब जगह आके फिर कार्यकर्ताओं को बताना कि भाई डेड बॉडी आ रही है, इनको सम्मान मिलना चाहिए। मुझे वो भी घटना याद है कि जब मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, हम दिल्ली में गए। बडोनी जी ने आह्वान किया था कि सबको दिल्ली जाना है,
और दिल्ली जाने के बाद मुझे पता है कि उस समय जानकारी मिली कि भाई मुजफ्फरनगर में एक बहुत बड़े कांड हो गया है और कुछ लोगों के साथ दुराचार भी हुआ है महिलाओं के साथ, और हमारे कुछ लोग शहीद हो गए। तो मैंने वहाँ जो मेरे साथ के लड़के थे या अपने कार्यकर्ता थे या जो भी हमारे लोग थे, उनसे मैंने कहा चलो भाई मुजफ्फरनगर चलते हैं, वहाँ बहुत बड़ी घटना हुई है और यहाँ अब हमें रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। कि नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्योंकि गए तो हम जैसे कैसे थे, आने का भी कोई साधन नहीं था। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि मुझे लगा कि मुझे तो जाना चाहिए। तो मुझे आज भी याद है, एक लड़का मेरे साथ डबराल करके हुआ था, तो मेरे साथ वॉलीबॉल खेलता रहा। मैं, आपको शायद जानकारी है कि नहीं, मैं नेशनल लेवल का वॉलीबॉल का खिलाड़ी रहा हूँ। अच्छा। यस। और उसके बाद उस लड़के को मैंने कहा डब्बू, डबराल को मतलब शॉर्ट नेम डब्बू करके बोला, डब्बू भाई मुजफ्फरनगर चलते हैं और वहाँ पे बहुत बड़ी घटना हुई है। तो उन्होंने कहा भाई कैसे जाएंगे, नहीं यार क्या करेंगे जाके, मतलब उसने भी अनभिज्ञता जारी की। और मैं उसके बाद वहाँ से ट्रक में बैठ के आया। ट्रक में बैठ के आता हूँ मुजफ्फरनगर मेरठ तक पहुँचता हूँ। मेरठ में मैंने एक गाड़ी देखी, मेरे बगल में रेड लाइट पे खड़ी है। मैं देखता हूँ वहाँ आदरणीय मनोहर कांत ध्यानी जी वहाँ पे उस गाड़ी में बैठे हैं। मैंने एकदम तुरंत वहीं इसमें कूदा और मैं उनकी गाड़ी में बैठ गया। पैसा दिया ट्रक वाले को और मैं उसमें बैठ गया। कहाँ जा रहे हो? अरे मैं, भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो? कि हम तो ऋषिकेश जा रहे हैं। मैंने, भाई साहब मुजफ्फरनगर घटना हुई है, चलिए वहाँ से होते हुए हम चलेंगे। तो जब मैं वहाँ देखता हूँ कितनी बड़ी घटना वहाँ हुई है, लोगों की डेड बॉडीज वहाँ पड़ी हैं, कुछ लोग वहाँ घायल पड़े हैं। मालती शर्मा जी हमारी राज्यसभा की सांसद होती थी और जिनको मुझे आज भी याद है, हमारी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थी, किस तरह से उन्होंने लोगों की, हमारे आंदोलनकारियों की उन्होंने इलाज करवाया और सारी चीज़। और उसी समय एक आवाज़ मेरे, जब मैं आगे बढ़ता हूँ, निकलती है, प्रेम अंकल, प्रेम अंकल। और मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मेरे साथ का एक कार्यकर्ता था उसमें भारतीय जनता पार्टी का, आनंद सिंह नेगी, और उनकी पत्नी का नाम संतोष नेगी, वो आज जिंदा है। हालांकि संतोष नेगी के पति यानी आनंद सिंह नेगी जी की डेथ हो गई है। तो संतोष नेगी का लड़का मुझे पुकार रहा है, अंकल मेरे पैर में गोली लगी है। देखा तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। यानी कि इस प्रकार की घटनाएं मैंने साक्षात देखी। फिर उसके बाद वहाँ से मैं चलता हूँ, रायवाला उस टाइम केंद्र होता था आंदोलनकारियों का, ऋषिकेश होता था, ढोई, सब जगह जा जाके इस बात को बताया। यानी कि मैं कह सकता हूँ आंदोलन करते करते अनेकों बार आंदोलन किए हैं। और आज तो मैं कह सकता हूँ कि जब हम ये नारा लगाया करते थे कि आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, लेकिन कोई बात नहीं हुई। और उसमें मुझे ये भी याद है कि उस समय नरसिम्हा राव जी की सरकार होती थी केंद्र में, और उनके बारे में हमारे उत्तराखंड वासियों ने एक नारा दिया था, क्योंकि वो बोलते नहीं थे, और उनको मौनी बाबा करके एक नाम दिया था। और उस समय एक ही नारा फिर हम लगाया करते थे कि असली दोषी कौन है, जो दिल्ली में मौन है, यानी कि नरसिम्हा राव जी के लिए। इस प्रकार के हम लोग नारा लगाया करते, लेकिन उत्तराखंड राज्य नहीं बना। मैं आज धन्यवाद कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को और अपने उस नेता को, जो अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे प्रधानमंत्री रहे, जिन्होंने हमारे उत्तराखंड राज्य का निर्माण कराया। और इस प्रकार से निर्माण कराया कि आप देखिए कि आज हमारा एक नहीं, 3-3 राज्य उसमें बने थे, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। तो यानी कि इस आंदोलन में बहुत से दृष्टांत मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन चूँकि आप जानते हैं कि अब आज उस बात का कोई फ़ायदा नहीं है कि आज लोग तरह-तरह की बात करते हैं, लेकिन हमारे अपने और हमारे भारतीय जनता पार्टी के अपने माननीय खंडूरी जी, उस समय हमारे यहाँ एक उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति बनी थी, और उस समय वो अध्यक्ष थे, मैं उनके टीम में केंद्रीय मंत्री था। और याद है मुझे, शंकर दयाल शर्मा जी राष्ट्रपति हुआ करते थे, हम यहाँ से सब गए थे मिलकर, हमने उनसे आग्रह किया था कि साहब हमारा उत्तराखंड राज्य बनाने में आप अपनी अहम भूमिका निभाइए। इस प्रकार के कहाँ दिल्ली जंतर मंतर में हमने धरना दिया, यहाँ घंटाघर पे रोज़ हम धरना देते थे कि हमारा उत्तराखंड राज्य बनना चाहिए। और मैं उस समय जिलाध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी का, और लगातार हम, मेरे ऊपर जिम्मा था कि रोज़ हम 20-25 लोगों को पूरे ज़िले से उनको लाना और वहाँ पे बैठाना, पूरे दिन भर उनकी चिंता करना, रात को उनकी चिंता करना। 24 घंटे का धरना हमारे एक क्षेत्र के कार्यकर्ता देते और अनेकों दिन तक वो धरने चले। यानी कुल मिला के मैं कह सकता हूँ उत्तराखंड आंदोलन में जिस प्रकार से हमारी भूमिका रही है, और हम तब जो करते थे और आज उसी उत्तराखंड में हम हैं, और आज हमारा उत्तराखंड देश का एक अच्छा राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। तो उम्मीद कर रहे हैं भगवान की कृपा से, सबके आशीर्वाद से हमारा राज्य और आगे बढ़ेगा। जी। आपसे बात करूं इस वक्त पे दो इम्पोर्टेंट जिम्मेदारियां, एक तो वित्त की और एक शहरी विकास की। अगर आम भाषा में हमारे सुनने और जानने वालों को, देखने वालों को समझाना हो कि वित्त मंत्री होने के मायने क्या होते हैं, फाइनेंस कैसे मैनेज होता है या कैसे इकट्ठा किया जाता है, क्या है एग्जैक्टली? देखिए, किसी भी प्रदेश का वित्त मंत्री एक बहुत जिम्मेवारी वाला पद वित्त मंत्रालय का होता है, और एक बजट हम पेश करते हैं,
बजट पेश करते हुए हमारे यहाँ दोनों तरह की बातें कि हमारा किस प्रकार से इनकम होगी, किस प्रकार से हमारा एक्सपेंडिचर होंगे, कौन से विभाग को कितना कितना बजट दिया जाएगा, ये हमारी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। और जब हम बजट पेश करते हैं तो प्रावधान करते हैं कि पीडब्ल्यूडी में इतना, इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना, और ये सारा बजट फिर आपके सत्र के दौरान हम लोग पेश करते हैं। और आप ये भी जानिए कि उसमें जब हम बजट पेश करते हैं तो सरकार की वो नीति भी हम उसमें प्रस्तुत करते हैं कि जो सरकार की इच्छा होती है या सरकार जो चाहती है, जन कल्याण की चीज़ें। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जिसमें भले ही उसमें बजट ज़्यादा लगे, लेकिन जन कल्याण के लिए यदि हमें कुछ करना है तो माननीय मुख्यमंत्री जी, चूँकि हमारे यहाँ आदरणीय धामी साहब, जिस प्रकार से उनका मार्गदर्शन रहता है, दिशा निर्देशन रहता है, और उसी दृष्टि से हम लोग बजट बनाते हैं। मैं अभी तक 2 बजट अभी तक मैं प्रस्तुत कर चुका हूँ। पहले बजट में आप देखिए कि जिस प्रकार से हमने गौवंश के लिए हमने काम किया, व्यापारियों के लिए काम किया, युवाओं के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, और हर चीज़ में हमने प्रावधान किया। उसी प्रकार इस बार भी हमने उसी प्रकार से जो जो हमें जन कल्याण की चीज़ें हमने उसमें प्रस्तुत की। जहाँ तक वित्त मंत्री की बात है, आप देखिए पूरे प्रदेश भर के जो भी विभाग है, उनके जितने भी वो बजट अलॉट करने हैं, तो उसमें अहम भूमिका एक वित्त मंत्री की होती है। और आपको मैं आज बताना चाह रहा हूँ कि ठीक है, मैं धन्यवाद कर रहा हूँ अपने हाई कमान का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा जिम्मा दिया है। लगभग डेली मैं विधानसभा बैठता हूँ, रोज़ की 10, 15, 20 फाइलें मेरे सामने आती हैं, मैं चेक करता हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि इसमें मुझे कुछ कहने की आवश्यकता है, इसमें समझने की आवश्यकता है, तो मैं उसको वार्ता के लिए लिखता हूँ, संबंधित अधिकारी को बुलाता हूँ और उनसे बातचीत करता हूँ। और साथ में जो हमारे विभाग हैं, उनसे बातचीत करता हूँ। अनेकों बार मेरी बैठक हुई है कि भैया आप को हमने इतना बजट अलॉट किया, अभी तक आपने खर्च नहीं किया। क्योंकि जो बजट हम खर्च करते हैं वो जन कल्याण के लिए, जनता के हित के लिए खर्च करते हैं। हमने समय सीमा तय की है कि हम सितंबर तक 40% बजट अभी तक जो भी हमारे बजट का है उसमें हम खर्च करेंगे। तो हमारे जो अधिकारी हैं वित्त विभाग से संबंधित, जिसमें एसीएस हमारे मिस्टर आनंद वर्धन जी हैं, हमारे दिलीप जावलकर सचिव हैं, या अन्य हमारे जो सचिव हैं, वो लगातार बैठकें कर रहे हैं और ये बताने के लिए कि जो जनता के जो हमने एक बजट आपको अलॉट किया था, उसमें इस आज जैसे अगस्त शुरू हो गया है, अगस्त का मतलब अगले महीने सितंबर तक हमें कितना आपने बजट खर्च कर दिया। पता चला हम आपको बजट तो दे रहे हैं लेकिन आप खर्च नहीं कर रहे हैं, तो जनता का जो हित होना था वो नहीं कर रहे हैं, तो वो भी हम करते हैं। और ये भी आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ, वित्त मंत्री मुख्यमंत्री के बाद एक ऐसा मंत्री होता है, वो किसी भी विभाग के साथ बैठक कर सकता है, किसी भी अधिकारी को दिशा निर्देश दे सकता है, उनके साथ बैठ के अपने जितने भी उनकी चीज़ें हैं उनको किसी भी तरह से समझ के उनके बारे में सीधा सीधा निर्देश दे सकता है। तो यानी अहम भूमिका किसी भी राज्य के वित्त मंत्री की होती है। और साथ में जैसे आपने कहा रेवेन्यू का विषय है, तो आप देखिए कि मैं तो आपको भी धन्यवाद दे रहा हूँ। जिस प्रकार से हम लोग राजस्व बढ़ाने की बात करते हैं, तो हमने भी कोशिश की है। आप ये देखिए, पिछली बार हमने जब राजस्व की बात की तो अपने जीएसटी हमारे यहाँ मुख्य स्रोत होता है, उसके माध्यम से पिछले साल के मुकाबले 23% से ज़्यादा राजस्व हमने जीएसटी के माध्यम से प्राप्त किया। और हम कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से हम अपने यहाँ का स्रोत और बढ़ाएं जीएसटी के माध्यम से। और आपको जानकारी दे रहा हूँ, हमने एक बिल लाओ इनाम पाओ स्कीम शुरू की है, और उसमें बहुत सा एक अच्छा हमें उसका फीडबैक आ रहा है। हर महीने हम लोग दूसरे सोमवार को उसमें 1500 जो है इनाम निकालने की कोशिश करते हैं। और ये भी होता है कि ये इसका मकसद क्या है कि आप जहाँ से भी सामान लें, बिल लेंगे तो हमें उसका जीएसटी मिलेगा। नहीं तो क्या होगा कि आपने सामान लिया और आपने बिल नहीं लिया तो हमें जीएसटी का उतना लाभ नहीं मिलेगा, यानी सरकार को उसका राजस्व की हानि होगी। तो हम ये सब प्रकार से हम काम करते हैं। लगातार हमारा विभाग की मैं मॉनिटरिंग करता हूँ, जहाँ भी मैं जाता हूँ हमारी जो भी विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ बैठता हूँ, उनसे चर्चा करता हूँ। और मुझे खुशी इस बात की कि अभी तक का जितना भी मेरे पास फीडबैक है, जीएसटी में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राजस्व के नाते भी और वैसे भी। और मैं कह सकता हूँ कि वित्त मंत्री को एक ये गलतफहमी हमारे कुछ लोगों को, वो मैं आपके माध्यम से निकाल रहा हूँ। लोगों को लगता है कि वित्त मंत्री हैं तो किसी को भी कुछ भी बजट दे देंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सी चीज़ें जो उसकी विभाग की हैं, उनका पिछला जो है किस प्रकार से उन्होंने खर्च किया है, किस प्रकार से वो कर सकते हैं, क्या उनकी आवश्यकताएं हैं, तो हमारा वित्त विभाग कई चीज़ों में बड़ी क्वेरीज लगाता है, सीधा सीधा उनको नहीं देता है, क्योंकि
पैसा हमारे यहाँ, आप भी जानते हैं उत्तराखंड एक बहुत छोटा राज्य है और हमारे यहाँ जिस प्रकार से सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है। हालाँकि हमारे यहाँ पोटेंशियल बहुत है, लेकिन कह सकते हैं उतना ज़्यादा नहीं है। तो भी हम कोशिश करते हैं कि कम में और ज़्यादा काम करें। तो हमारे यहाँ सोर्स ऑफ इनकम जिस प्रकार से हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ जैसे लिकर से हम लोग ले सकते हैं, हमारे यहाँ खनन से हम लोग ले सकते हैं। हमारे इस प्रकार के कुछ विभाग हैं तो जिसमें हमें मिलता है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार बैठकें ली और हम भी कोशिश करते हैं कि उनसे हमें राजस्व प्राप्त हो ताकि हमें खर्च करने में आसानी हो। लेकिन आपको एक अच्छी बात बता रहा हूँ कि हम लोग एक बात अक्सर कहा करते हैं कि डबल इंजन की सरकार, वो डबल इंजन की सरकार के नाते सेंटर से हमें बहुत पैसा मिलता है, जी। बहुत योजनाओं में पैसा मिलता है, जिसके कारण आज हमारे उत्तराखंड में बहुत विकास हो रहा है। यानी कि हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद माननीय मोदी जी का, माननीय हमारे कैबिनेट जो मंत्री हैं सीतारमण जी या अन्य जो हमारे और मंत्रीगण हैं उनका, नितिन गडकरी साहब का, आप देखिए कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे प्रदेश के अंदर है। आज जगह जगह आपकी सड़कें बनी हैं। कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा आशीर्वाद केंद्र सरकार का है जिस नाते हम काम करते हैं। बिल लाओ इनाम पाओ के लिए मैं आपको कंग्रेचुलेट करना Thank चाहता हूँ, क्योंकि वो हमारे यहाँ रेडियो पे पहाड़ी इलाकों में ताकि लोगों तक पहुँचे, उसके लिए हमने क्या किया था, 1 साल से हमारे यहाँ भी चल रहा था वो विज्ञापन। तो हमने आपके डिपार्टमेंट को कहा कि हम कॉम्प्लीमेंट्री रूप पे अपनी तरफ से हर सिटी में जाके वहाँ पे प्रमोट करेंगे कि एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ है और जिन्होंने इनाम जीते हैं, क्योंकि जो टैक्स नहीं देता उसको तो हम पनिशमेंट देते हैं, जो अच्छा काम करता है उसको कभी शाबाशी नहीं देते हैं। तो आपको जान के अच्छा लगेगा, मैं भी आपको दिखाऊंगा। 3 दिन पहले हमने हल्द्वानी का एक वीडियो अपलोड किया है बिल लाओ इनाम पाओ का, और 3 दिन के अंदर उसको 2,30,000 लोग देख चुके हैं सोशल मीडिया पर। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, बढ़िया है। जी। इसके बारे में बताना चाहूँ, लास्ट टाइम मैंने जो वो, और अच्छा, हम ये बिल लाओ इनाम पाओ का ऑनलाइन हम लोग निकालते हैं जी। कोई ये भी नहीं कह सकता इसमें पारदर्शिता नहीं है या जो भी। और आपको बता रहा हूँ, पिछली बार मुझे ध्यान है कि एक तो पहाड़ के हमारे टिहरी का एक ही व्यक्ति के लगभग 53 इनाम निकले थे। अच्छा। यानी कि इतने बिल उसने अपलोड किए। और एक ऐसे ही शायद चमोली का या कहीं कुमायूं का कोई एक मेरे उपभोक्ता का नाम याद नहीं आ रहा, उसके भी 63 या कितने इनाम निकले थे। यानी कि पहाड़ पे जागरूकता भी बहुत है। जी। अब आप देखिए कि यदि पहाड़ पे इतनी जागरूकता है तो मुझे लगता है वो आप ही के माध्यम से हो रहा होगा, इसलिए मैं आपका बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। थैंक यू। तो आगे अगर बात करें, आपने कहा विभागों को लेके कि वित्त को लेके, एक लाइटर नोट पे सवाल पूछ रहा हूँ, कभी किसी को हल्का डरा तो नहीं देते हैं, देखो काम सही से कर दो नहीं तो पैसे रोक दूंगा? नहीं, देखिए ऐसा तो, क्योंकि ये बात तो ठीक है, मैं उनसे कोशिश करता हूँ कि वो टाइम से काम करें, हमारे अधिकारीगण उसमें लगे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग करते हैं। लेकिन ये मेरा कहना जरूर रहता है कि जब मैं बैठक लेता हूँ उनको मतलब उस तरह से मैं जरूर कहता हूँ कि भैया तुम्हारे यहाँ ये कमी है तो ये कमी नहीं होनी चाहिए। मुझे याद है लास्ट टाइम मैंने जब मीटिंग ली थी वन विभाग की और ये जो हमारा आबकारी विभाग की, और जो प्रमुख स्रोत हैं हमारे जहाँ से मैं आ सकता था, उन पे मुझे कुछ दिखा तो मैंने उनको बहुत कड़ाई से कहा भाई ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये हमारे प्रमुख स्रोत हैं आय के। और हमारा राज्य, जैसे मैंने कहा, बहुत छोटा राज्य है, राजस्व के बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ संसाधन इतने ज़्यादा नहीं है। वहीं पे यदि हमें कहीं कमी दिखेगी तो निश्चित रूप से बजट कहीं ना कहीं फिर दिक्कत आएगी। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि वहाँ अधिकारी हमारी बात समझते भी हैं, और लगातार फिर मैंने कहा ना कि हमारे अधिकारी फिर भी उनसे, क्योंकि मेरा बैठना तो भाई साल में मान लिया 1 या 2 बार या 3 बार होगा, हमारे अधिकारी कंटिन्यूसली उनसे बातचीत करते हैं। और अच्छा है, बातचीत करके यदि संवाद से यदि निकलता है रास्ता तो कुछ ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। शहरी विकास जो है, अर्बन डेवलपमेंट, उसको लेके एक बात बार बार आती है कि डेवलपमेंट के बजाय शायद वो कंस्ट्रक्शन तो हो रहा है बहुत सारा। डेवलपमेंट में कई बार हम परिभाषा के वाइज अगर जाएं, बहुत सारे लोग जो ग्रामीण इलाकों में अगर संपन्न हो रहे हैं, मान लीजिए किसी के घर से कोई होटल इंडस्ट्री में है, हॉस्पिटैलिटी में है या आर्मी में है, उनको भी लगता है कि भाई सारी सुविधाएं अगर शहर में, या बेहतर एजुकेशन या स्वास्थ्य कुछ भी कारण हो, उस वजह से जब वो शहरों की तरफ आते हैं, तो ये जो एक जिसको कहते हैं ना कि बैलेंस बिगड़ रहा है, शहरों में ज़रूरत से ज़्यादा आबादी आ रही है और ग्रामीण इलाकों में ज़रूरत से कम लोग रह रहे हैं, तो ये बैलेंस बड़ा गड़बड़ा सा गया है। उसमें डेवलपमेंट की गुंजाइश, कि डेवलपमेंट किसको कहा जाए, एग्जैक्टली करें कैसे, इसको कैसे आप एड्रेस करना चाहेंगे? देखिए, आप जानते हैं कि शहरों में जिस प्रकार से आबादी का घनत्व बढ़ रहा है जी, और जहाँ ये हमारे लिए चिंता का विषय, वो हमारे सामने चुनौती भी है। और डेवलपमेंट करने का एक ही तरीका हम लोग मानते हैं, तो आज से नहीं पहले से हमारे यहाँ व्यवस्था है कि हम प्राधिकरण हमारे यहाँ है। यदि मान लिया मैं देहरादून में बात करूँ तो हमारे यहाँ मसूरी देहरा विकास प्राधिकरण यहाँ पे संचालित है, और अब से नहीं बहुत पहले से है।
ऐसी आप हरिद्वार की बात करें तो वहाँ पे HRDA है, यानी कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण है। और यदि हम पूरे प्रदेश की बात करें तो जिला विकास प्राधिकरण है। अब जो हमारे ये शहर हैं देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, इस प्रकार के, वहाँ लोग समझते भी हैं कि इन प्राधिकरणों का मतलब भी क्या होता है, नियोजित विकास। नियोजित विकास का मतलब यदि आप आए हैं, यदि आपको अपना घर बनाना है तो आप अपना एक नक्शा बना के दीजिए। उस नक्शे में फिर वो नक्शा पास होने के साथ साथ जो नॉर्म्स हैं किसी भी प्राधिकरण के, वो उसको चेक करता है। चेक करने के बाद उसमें कमी है तो आपको बताएगा और उसके बाद फिर वो नियोजित तरीके से आप अपना मकान बनाते हैं। ये उसके बारे में कहा जाता है। लेकिन आज थोड़ा मैं एक अफ़सोस के साथ एक बात कह रहा हूँ कि लोगों में एक धारणा बनी है कि हमें MDDA, HRDA या इस प्रकार के जो भी प्राधिकरण हैं, वहाँ नहीं जाना है, जबकि वो नियोजित विकास के लिए है। और हमने ये भी कहा है प्राधिकरणों को सीधा-सीधा, वो आवास विभाग से संबंधित है, हालाँकि शहरी विकास भी मेरे पास है, आवास भी है। तो सीधा-सीधा उनसे कहा गया है कि आप किसी भी आवासीय नक्शे को 15 दिन में पास करेंगे, व्यावसायिक नक्शे को आप 30 दिन में पास करेंगे। कहीं किसी पे क्वेरी लगाने तो एक ही बार लगाएँगे, बार-बार आप उसको परेशान करने की स्थिति में नहीं रखेंगे। ये सारी चीज़ें बार-बार जब हम बैठ के लेते हैं उनको कहते भी हैं। लेकिन हमारे यहाँ ठीक है, कुछ लोगों को दिक्कतें हो रही होंगी, मैं उसके लिए स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन लोगों में ये धारणा बननी चाहिए, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, वो उसको पूरी तरह से एक फ़ॉलो करे। तो आप देखिए कि आप शहर में हैं तो आपको वहाँ पे ड्रेनेज भी चाहिए, आपको सीवरेज भी चाहिए, आपको स्ट्रीट लाइट भी चाहिए, आपको साफ़-सफ़ाई भी चाहिए। और नियोजित विकास के थ्रू आप काम नहीं करेंगे तो बाधा उत्पन्न होगी। और आज कई जगह पे आप देखते होंगे कि शहरों में जो बसावट हुई है, हालाँकि मैं ये भी कहने को तैयार हूँ कि बहुत से लोग मानते भी हैं, लेकिन जो नहीं मानते उनके कारण दिक्कत भी आती है। और जब ग्रामीण क्षेत्र से आदमी शहर की तरफ बढ़ता है, तो क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ये सब व्यवस्थाएँ नहीं हैं, तो उनको थोड़ा दिक्कत होती होगी। कई क्षेत्र में ऐसा भी होता है कि गाँव वाले तो कहते हैं साहब हमने तो अपनी ज़मीन बनाया, आप कौन होते हैं कहने वाले? लेकिन समझाया जाता है। और फिर हमने एक चीज़ और भी बनाई है, सेल्फ अटेस्टेड नक्शा पास कराने का। एक हमने अभी आवास के थ्रू, मैंने पिछली बार 2 मई को इसका लॉन्च भी किया था और एक महिला को मैंने नक्शा भी दिया था, उसने सेल्फ अटेस्ट किया अपने आर्किटेक्ट के थ्रू और उसको कहा बनाइए। यानी कि वो खुद ज़िम्मेवारी ले रहे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के जो हमारे यहाँ जितने भी इस प्रकार की दिक्कतें हैं वो हम स्वीकार कर रहे हैं। साथ में जो आपने कहा कि हम उसको कैसे करेंगे, तो हमने कुछ कुछ टाउनशिप को यहाँ बनाने का, डेवलपमेंट करने का भी हमने निर्णय लिया है। और शायद ये उत्तराखंड बनने के बाद ये पहली बार हम लोग ऐसा कर रहे हैं। सेल्फ अटेस्टेड नक्शा का जो मैंने बताया वो भी पहली बार हुआ है। और ये इस प्रकार से जो हमारे यहाँ टाउनशिप के लिए हमने कुछ स्थान चिन्हित किए हैं, लगभग 22 स्थान चिन्हित किए हैं और उनके थ्रू फिर हम उसमें जो भी स्थिति बनेगी, और इसमें आपके माध्यम से एक बात और स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी सहमति के बाद वहाँ फिर हम काम करेंगे। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना के देंगे और आप अपनी बिल्डिंग में अपनी ज़मीन पे आप बिल्डिंग बनाइए, अपना वहाँ डेवलप करिए, ताकि आपका भी विकास हो और हमें भी नियोजित तरीके से काम करने का मौका मिले। यानी कि इस प्रकार से हमारी सरकार, हमारी उत्तराखंड की सरकार, माननीय धामी जी की सरकार काम कर रही है। यानी कि उसको बैलेंस करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि धीरे-धीरे लोगों में जो धारणा हमारी है, यदि ये समझ में आ गया तो शायद उसमें हमें लाभ भी मिलेगा। लेकिन कुछ लोग कहीं न कहीं भ्रांति फैलाने का काम कर रहे हैं, जिसके नाते हमें आने वाले टाइम पे कहीं न कहीं दिक्कत भी आएगी, लेकिन हम सॉर्ट आउट करेंगे। अच्छा, आपके बारे में मेरे को कुछ चीज़ें और पता चली जो मैं आपसे कन्फर्म करना चाह रहा हूँ, वो ये, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जैसे बाहर से दिखते हैं रफ एंड टफ, ये वैसे ही हैं। आपके कुछ प्रशंसक कहते हैं अरे तुम्हें पूरी जानकारी नहीं है, ये तो नारियल की तरह हैं, बाहर से सख्त लगते हैं, अंदर से बड़े कोमल हैं। वो इसलिए कहते हैं तो पूजा पाठ वाले व्यक्ति हैं, ये ऋषिकेश में होते हैं तो गंगा माई की पूजा करते रहते हैं, देहरादून में होते हैं यहीं जल चढ़ा लेते हैं, लेकिन बाहर इमेज ऐसी बनी हुई है कि ये गुस्सा करते रहते हैं। ये क्या है चक्कर? देखिए, धारणा कुछ भी बने, ये बात तो सच है कि मैं धार्मिक हूँ। मेरा जो दिन शुरू होता है वो पूजा पाठ से शुरू होता है। अपना नित्य कर्म करने के बाद मैं पूजा करता हूँ। और जैसे आपने कहा गंगा जी की पूजा, गौ की पूजा, नित्य प्रति करता हूँ। मैं यदि ऋषिकेश में रहता हूँ तो एक बार गंगा जी के दर्शन जरूर करने जाता हूँ। ये मेरे स्टाफ को भी पता है, सभी को पता है। और स्थिति यह है कि मुझे याद है एक बार मैं अपने गंगा जी के दर्शन करने जा रहा था, तो एक हमारे
हरिद्वार के एक बहुत बड़े नेता हैं, वो मेरे पास किसी काम से आए, मैंने कहा चलो भाई बातचीत कर देंगे और चलो गंगा जी की तरफ चलेंगे। और जबकि मैं मंत्री था और मेरे साथ जब वो गए तो लोग स्वाभाविक ही मिलते हैं, तो कोई नमस्कार करता है, कोई सवाल करता है, कोई बातचीत करता है, इस बहाने लोगों से इंटरेक्शन भी हो जाता है। तो वो व्यक्ति बाद में आके कहता है साहब इतना बढ़िया दिनचर्या यदि आपकी है तो शायद ये सबको करनी चाहिए। और मेरा कहना यह है कि यदि माना आपका एक सवाल फिर उठेगा कि आप यदि ऋषिकेश नहीं तो गंगा जी के दर्शन कैसे करते हैं, तो मैंने हालांकि पिछली बार भी एक को ऐसे ही बताया था, मैं आपके सामने बता रहा हूँ। हाँ, अभी मुरारी बापू आए थे, उनके सामने रखा था विषय मैंने कि मैं गंगा जी का ध्यान कैसे करता हूँ, क्योंकि वो भी गंगा जी के प्रति उनका जो प्रेम है वो किसी से छिपा नहीं है। तो मैंने यदि मान लिया मैं देहरादून रह रहा हूँ शासकीय कार्य से या कहीं बाहर जा रहा हूँ, तो मैं गंगा जल अपने साथ रखता हूँ, गंगा जी को अपने उंजली में भर के, और मैं सोचता हूँ गंगा जी मेरे सामने है और फिर गंगा जी का ध्यान करता हूँ। और ऐसी मेरे यहाँ पहली रोटी गाय को निकलती, नित्य प्रति मैं गाय को गौ ग्रास देता हूँ। और जिस दिन की जो है, जैसे आज सोमवार है तो सोमवार के लिए भगवान भोले को याद करता हूँ, मंगलवार है तो मैं भगवान हनुमान जी को मानता हूँ, उनके मंदिर जाता हूँ, बुधवार जी को है तो उसी प्रकार का काम, आज वीरवार है तो भगवान विष्णु और साईं जी को याद करता हूँ, शुक्रवार है संतोषी माँ और लक्ष्मी जी को याद करता हूँ, शनिवार है तो भगवान हमारे हनुमान जी और शनि को याद करता हूँ। यानी कि हर दिन मैं अपना कुछ ना कुछ इस प्रकार से काम करता हूँ, और शायद उन्हीं की कृपा है कि मुझे आज इस ओहदे तक पहुँचाया है। हाँ, जो आपने कहा कि आप ऊपर से कड़क लगते हैं, तो एक बात मेरे बारे में जो धारणा कुछ भी बनी हो, लेकिन काव्य जी मैं एक आपको स्पष्ट तौर पे कहना चाह रहा हूँ कि मैं किसी भी प्रकार की गलत बात, झूठ बात पसंद नहीं करता हूँ। यदि आपने मुझे गलत बात बोल दी तो मुझे कहीं ना कहीं खराब लगेगा, या झूठ बोला तो मुझे खराब लगेगा, तो मैं उस पर थोड़ा सा कड़ी प्रतिक्रिया मैं व्यक्त करता हूँ। आप अच्छा बोलिए, सच बोलिए, अच्छी बात करिए, सही काम लेके आइए, तो मैं बहुत अच्छे ढंग से काम करता हूँ। इस तरह के कहने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे कि मैं काम करता हूँ, लोगों की सुनता हूँ। और कल ही मेरे पास एक प्रतिनिधिमंडल देहरादून का आया, अब उन्होंने मेरे से 2 बातें कही थी, और दोनों बातों में तुरंत मैंने अधिकारियों को फ़ोन किया, और उन कम से कम 30-35 लोग थे वो आए हुए, एक ही साथ थे, और सबने लास्ट में जाते यही कहा कि साहब पहले व्यक्ति आप हैं जो लोगों की सुनते भी हैं, रिएक्ट यानी कि जिसको कहना अधिकारी को कहना कहते भी हैं, और सम्मान भी देते हैं। ये 3 बात कही थी। और ये बात कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसे लोग भी हैं, लेकिन जो वो मेरे बारे में गलत धारणा फैलाने वाले वो लोग बहुत थोड़े हैं, लेकिन वो सिर्फ प्रतिद्वंद्वितावश कहेंगे। ऐसा कौन व्यक्ति है दुनिया में कि जिसको कभी कोई किसी बात पे उसे खराब नहीं लगेगा। आपका स्वभाव किसी और प्रकृति का हो, मेरा स्वभाव ये है कि मैं कोई गलत बात, झूठ बात और इस प्रकार की वाहियात बात मैं पसंद नहीं करता हूँ। तो स्वाभाविक है, मैंने कहा ना मैं खिलाड़ी रहा हूँ, मैं तो मन से बहुत साफ हूँ, तो इसलिए मैं गलत बात तो बर्दाश्त कर ही नहीं पाता हूँ। कोशिश करता हूँ बर्दाश्त करूँ, लेकिन कभी ना कभी मेरा जो स्वभाव है तो बाहर निकलता है ना, तो उस नाते मेरे बारे में कोई कुछ कहे, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ ऐसा नहीं है। मैं दिल से भी साफ हूँ और मन से भी साफ हूँ। जैसा मैं करता हूँ वैसा मेरे मन में रहता है। किसी के बारे में ना कोई दुराग्रह, ना कोई गलत बात, ना किसी के बारे में कोई कॉन्स्पिरेसी मेरे द्वारा की जाती है। ऋषिकेश की एक जो मेरे को घटना याद आ रही है पीछे हुई, वो क्या हुआ था एग्जैक्टली? मतलब आपको कभी ऐसा लगता है कि शायद मैं जिस पद पे हूँ, एक नागरिक के तौर पे रिएक्ट करना अलग होता है, और कई बार लोग आपसे बड़ी उम्मीदें लगा लेते हैं, तो शायद वो ये भी भूल जाते हैं कि यार ये भी एक इंसान है। वो ये सोचते हैं कि नहीं, अब आपको एक सर्टन वे में ही बिहेव करना है। उसको कैसे एड्रेस करते हैं आप? वो आपके पुराने साथी थे क्या? कोई मुझे कह रहा था वो तो पहले से जानते थे आपको, ऐसा कुछ था? कौन सा विषय? हाथापाई कुछ हुई थी वो वाला। बढ़िया आपने ये सवाल किया, और मुझे अच्छा लग रहा कि आपके माध्यम से सभी लोगों को ये बात जानकारी में आएगी। अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक बात कही कि सेल्फ अटेस्टेड नक्शे को मैंने यहाँ पे लॉन्च किया जी। ये उसी दिन की घटना है। अच्छा। और मैं यहाँ से लॉन्च किया देहरादून विधानसभा से। उसके बाद मुझे रानी पोखरी एक महिला मोर्चा के कार्यक्रम में जाना था, वहाँ गया। उसके बाद एक भरत मंदिर इंटर कॉलेज ऋषिकेश में है, वहाँ पे कुछ बच्चे मेधावी छात्रों को मुझे पुरस्कृत करना था, छात्रवृत्ति बांटनी थी, वहाँ गया। वहाँ से जाने के बाद माननीय निशंक जी हमारे सांसद हैं, उनका एक कार्यक्रम चल रहा था परमार्थ निकेतन में, वहाँ जाना था। उसी बीच में हमारे यहाँ जो हरिद्वार रोड है वहाँ पे जाम लगा था। मैं वहाँ पे तीनों कार्यक्रम को मैं करते हुए वहाँ बढ़ा, और जो बाद के 2 कार्यक्रम बीच बीच में मैंने छोड़े ताकि मुझे वहाँ टाइम से मैं पहुँच जाऊँ।
तो वहाँ जाम लगा हुआ था, चूँकि उस दौरान बारिश हो रही थी और मेरे यहाँ कुछ सड़क भी बन रही थी। और वो सड़क भी आप देखिए, आज आप जाएँगे बहुत बढ़िया दिखेगी वो, क्योंकि उसमें लगातार कई बार मैंने वहाँ पे निरीक्षण किया, आज सड़क बहुत चौड़ी बनी है। वहाँ जाम लगा था तो मेरी गाड़ी रुक गई। जैसी मेरी गाड़ी रुकती है, अब जाम में मैं भी फँसूँगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है मेरे पास कोई हवा ही गिर है और मैं पार हो जाऊँगा। मेरे बगल में एक मोटरसाइकिल आके रुकती है और छूटते ही उस व्यक्ति ने जिस तरह से व्यवहार किया, मतलब मुझे देख के, मतलब इस तरह से इशारा किया, मेरा शीशा बंद था, इस तरह से इशारा किया। अच्छा, मैं उसको जानता था, मेरा कोई दोस्त नहीं था, वो हमारे यहाँ ऋषिकेश का रहने वाला है। आप ये भी जानिए कि मैं चौथी बार का विधायक हूँ, अधिकांश लोगों में जानता हूँ, कुछ को नाम से, कुछ लोगों को शक्ल से। तो मेरे उसी क्षेत्र का रहने वाला था। मैंने कहा, भाई क्या हो गया? छुड़ते गए, क्या है तुम्हारी सरकार, क्या हो तुम, चौथी बार के विधायक हो, क्या है ये सब? तो मैंने कहा पता नहीं इसको क्यों, मैंने यार क्या, मैंने बड़े प्यार से बोला, भाई क्या है ये सब, होता रहता है। और उसके बाद उसने तुरंत गाली दे से दी उसने मुझे, और देने के बाद फिर मैंने उसको कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया। और उसके बाद जब ज़्यादा उसको पता नहीं उसको क्या लगा, वो सीधा मेरी तरफ लपका, यानी कि मैं बैठा हूँ और मेरी तरफ लपका उसने, और यहाँ उसने पकड़ने की कोशिश की। अब उस इतनी देर में वो फिर मेरे जो आगे सुरक्षा कर्मी बैठा था वो कुछ नहीं समझ पाया। मतलब ये 20-25-30 सेकंड का विषय, इतनी जल्दी कौन समझेगा? वो उसका मुंह भी सामने, मेरा मुंह भी सामने। जब उसने कुछ एक्टिविटी, वो उतरा, जैसे ही मेरा सुरक्षा कर्मी उतरता है वो भागता है और वहाँ जो किनारे सड़क बन रही है, पत्थर उठाता है मारने के लिए। अब आप बताइए, पत्थर उठा रहा है और उस पत्थर को वो मारने के लिए जैसे करता, मैं नीचे झुकता हूँ, यानी गाड़ी से उतर चुका, नीचे उतरता हूँ, नीचे झुकता हूँ ताकि मेरे को लग ना जाए। उसके बाद आगे फिर वो मेरी तरफ लपकता है और दो लड़के, तो उन्होंने मेरे साथ बहुत मिसबिहेवियर किया। और मेरी ये आगे की जो ये शर्ट में मैं हमेशा ऊपर ये जेब रखता हूँ, सामान वगैरह आप भी देख सकते हैं, ये पूजा का सामान, ये भी उस समय रखा था मेरे पास। और हमेशा जैसे आपने मैं धर्म में देखी, सारे धर्म के सारे सामान इसमें रखे, ये सब उसने खींच लिया। हालांकि ये नीचे गिरा हुआ मुझे मिल गया उस टाइम, तो पूरा गंदा हो गया, तो फिर मैंने दूसरा कपड़ा ही लगाया। और उसके बाद उसने बदतमीजी पूरी की, हाथापाई की। और उसके बाद हमारे कुछ और वहाँ पे जो स्थानीय लोगों ने देखा कि भी ये बदतमीजी कर रहा है सरेआम, और वो जब भागा और फिर उसने फिर वो बदतमीजी करनी चाहिए, तो फिर मुझे थोड़ा सा खराब लगा। एक मैंने ज़रूर जैसा आपने देखा वैसा आपको लगा पर वो। ये पहले का किसी को नजर नहीं आया, ये कुछ वहाँ कैमरे वगैरह सीसीटीवी? देखिए क्या है कि ये सारी चीज़ें बाद में सब दिखी है, अच्छा, लेकिन वो जितना वायरल वो वाला हुआ था, बाद वाला वीडियो, हाँ, वो ये उतना वायरल हाँ, शायद नहीं हुआ। हाँ, और आप देखिए उसके बाद की घटना मैं बता रहा हूँ कि पुलिस कर्मी उसको उठा के ले जाते हैं, और वो वीडियो भी वायरल हुआ था। उसने कहा, ये मैं हमेशा हरा पेन, देखिए संयोग से आपने पूछा, मुझे नहीं पता था आप पूछेंगे, ये हमेशा मेरे पास ये हरा पेन रहता है, मैं जितने भी हस्ताक्षर करता हूँ इसी से करता हूँ। ये हरापन दिखाता है वो कि मैंने भी अपनी माँ का दूध पिया है, मैंने भी बहुत मारा उसे, ये शब्द बोले उसने, और इस तरह के कुछ शब्द बोले। तो मतलब स्वीकार तो वो कर रहा था। और ये कहने के बाद मेरे, हालांकि उसके कुछ दिनों बाद वहाँ पे इनकी पत्नी और कुछ लोग मेरे यहाँ आए, जैसा ये लोगों की आदत है वो दिखावा और नौटंकी और सब कुछ करने की। और जब वो मेरे यहाँ आए तो एक कोई प्रत्यक्षदर्शी वहीं उसकी पत्नी के सामने मेरे घर पे, जैसे घेराव शब्द बोलते हैं ये लोग, इस तरह के शब्द वो करके वो अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो वहीं पे एक प्रत्यक्षदर्शी का वो भी वीडियो वायरल हुआ बाद में। उसने कहा, साहब मैं वहीं था, और उसकी पत्नी के सामने वो व्यक्ति बोल रहा है कि मैं वहीं था, उस समय तुम्हारे पति की गलती थी, विधायक की गलती नहीं थी, उसके साथ बदतमीजी इसने की, बाद में उन्होंने रिएक्ट किया। ये व्यक्ति प्रत्यक्षदर्शी बोल रहा है, और उसके अलावा एक दो और प्रत्यक्षदर्शी ने बाद में बोला। आप बताइए, आप किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएंगे, गाली गलौज करेंगे, पत्थर मारने की कोशिश करेंगे, गट्टे पे हाथ मार के जेब फाड़ दिया आपने, स्वयं आप कह रहे हैं मैंने मारा है, तो आप बताइए कि मेरा उसमें क्या रोल होना चाहिए? क्या मैं अपने लिए कोई भी रास्ता नहीं चुन सकता था? और सबसे बड़ी बात देखिए कि उस व्यक्ति के आप बारे में जानकारी लीजिए। जिस प्रकार से वो, कोई सड़क बन रही है तो वहाँ खड़ा हो जाता है, कहीं जबरदस्ती कोई धरना है तो वो वहीं पे आपको दिखता है, अभी आईडीपीएल का प्रकरण चला वो वहीं दिख रहा है, कहीं वहाँ पे कोई भी घटना होती है उसमें सबसे पहले वो दिखाई देता है। तो आखिर वो इतना बड़ा वो है, तो चुनाव क्यों थोड़े वोट मिले जब चुनाव लड़ा वार्ड मेंबर का? यानी कि आपको वहाँ पे उनके बारे में स्थानीय स्तर पे आप जाके पूछ सकते हैं, और उसको उठाने वाला पूरे विषय को कांग्रेस थी।
और कांग्रेस का कौन व्यक्ति जो मेरे से हारा चुनाव, कितने वोट से? 20,000 वोट से। जो व्यक्ति 20,000 वोट से हार रहा है, जो जो जातीय आधार पर राजनीति कर रहा था चुनाव के दौरान, जिसने क्षेत्रवाद, जातिवाद सब कुछ चलाया, पैसा, शराब और क्या क्या, मुझे नहीं पता वो सब क्या उन्होंने खेल खेला होगा, लेकिन उसके बावजूद जो व्यक्ति 20,000 वोट से हार रहा है, और हर दिन वो, जैसे हम लोग तो भगवान का नाम लेते हैं, गंगा जी का नाम लेते हैं, उनको शायद मेरा ही नाम याद आता हो सुबह उठते ही, और वो सिर्फ एक ही काम करते हैं कि कैसे प्रेम को डिमेज किया जाए, डिफेम किया जाए। उस मुद्दे को उन्होंने हाईलाइट किया, और आज कहाँ है वो विषय? फिर वो एक महापंचायत को उन्होंने एक स्वांग रचा, पूरे प्रदेश भर से जो तथाकथित लोग हैं उनको बुलवाया। कितने लोग इकट्ठे हुए? मुश्किल से 150-200 लोग, और सबने उनमें क्या क्या शब्द बोले वो आप उसकी एक बार वीडियो देख लें। जो दूसरा उनका व्यक्ति था मोटरसाइकिल पे, वो कहता है सिर्फ 10 मिनट के लिए हमें फ्री छोड़ दीजिए, हम बता देंगे मंत्री क्या होता है। अब मैं आपसे सवाल करूं, क्या हमारी उत्तराखंड की ये भाषा है? क्या उत्तराखंड के अंदर हमें ये स्वीकार्य है कि किसी मंत्री पे भी अच्छा, मेरे उस समय पुलिसकर्मी पे भी हाथ छोड़ा था, पुलिसकर्मी की भी वर्दी फटी थी। यानी कि आप तंत्र को चैलेंज कर रहे हैं, आप सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, आप गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप क्षेत्र में जो जिस तरह से आपकी छवि है वो आप सब जानते हैं। यही यदि धारणा बनेगी उनके बारे में, और फिर आप जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मतलब जो है मुद्दे को घुमाएंगे। अभी उसके बाद कुछ दिन पहले भी एम्स में पुलिस वहाँ के सुरक्षा कर्मियों ने उसी व्यक्ति को पीटा, तब क्यों नहीं आपने उस मुद्दे को उठाया? उसी व्यक्ति जिसने मेरे से मारपीट की, उसी व्यक्ति को, वो अभी एक चमोली में घटना हुई और वो वहाँ पे जो पेशेंट थे वो जबरदस्ती वहाँ घुसने का प्रयास कर रहा है। क्यों घुसने का प्रयास कर? जबकि सबको पता है वो एक सेंसिटिव एरिया है, हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पे जाना है वहाँ डॉक्टर बताएगा आपको जाना है कि नहीं जाना है, किस टाइम जाना है, मास्क पहन के जाना है, जूतों में कवर लगाना है, सिर पे आपको जो भी वहाँ का नॉर्म्स है वो आपको पूरे करने। लेकिन वहाँ जाके वो वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वहाँ के सुरक्षा कर्मियों ने उसको जिस प्रकार से उसका ठीक-ठाक इलाज किया, बातचीत की, तब क्यों नहीं आप हाइलाइट हो रहे हैं? यानी कि एक मंत्री आपके सामने खड़ा है सिर्फ अपनी छवि चमकाने के लिए, आपके जो पुराने उस प्रकार के हथकंडे या जो भी आपके बारे में वहाँ से जो भी छवि है उसको आपको दबाने के लिए इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो थोड़ा-सा एक चूक हो सकती है, लेकिन मैं ये कहने को भी तैयार हूँ कि कम से कम आपको, कम से कम मेरे से कोई शिकायत है तो मेरे ऊपरी स्तर पे करिए मेरी शिकायत। मेरे व्यवहार से कोई शिकायत करिए ना। क्यों सार्वजनिक रूप से आप मेरे पे हाथ किस लिए कैसे उठा सकते हैं? यदि एक तो कोई नॉर्मल व्यक्ति पे भी नहीं करना नहीं कर चाहिए, सकते आप। वो तो नहीं हो सकता। लेकिन दुःख का विषय है कि वो सारी चर्चाओं को मैंने, हालाँकि मैंने तो अपनी बात को इसलिए ज़्यादा और फिर नहीं किया कि फिर वो और बढ़ती है बात। ये तो आपने सवाल किया तो मैं जवाब दे रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ, मैं तो गंगा जी को मानता हूँ, मैं तो कसम खा के कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से मेरे से व्यवहार हुआ, तो शायद कोई और होता तो और ज़्यादा वो बात बढ़ती। वो तो हम लोग फिर बाद में जैसे कैसे हमने, भाई ठीक है, बात को ख़त्म करना चाहिए। तो ये स्थिति है। और मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि मैं उत्तराखंड आंदोलन का एक बहुत बड़ा आंदोलनकारी रहा हूँ। मेरा जन्म यहीं हुआ है। मेरे यहाँ तो सारे लोग, आज मैं 4 बार से विधायक चुना जा रहा हूँ। तुम यदि हार रहे हो और तुम यदि एक किसी एक क्षेत्र के हो, तो आप इस प्रकार से व्यवहार करेंगे। मैं अग्रवाल हूँ तो मैं जाति और गैर जाति में लाके इस उत्तराखंड के लिए क्या आपके मन में भाव है भाई? तो उत्तराखंड हम क्या मतलब कोई एक किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए है क्या? हमने कितनी कुर्बानी इस उत्तराखंड राज्य बनाने में दी, तब तक तो शायद ये पैदा भी नहीं हुए होंगे। नहीं, जैसे देश को लेके भी है, देश का आज़ादी दिलाने से लेके उसके कंस्ट्रक्शन को लेके जी। सबका कंट्रीब्यूशन है, वैसे किसी राज्य में हर एक नागरिक का कंट्रीब्यूशन होता है। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा ऐसा मानना है, यदि मेरा मन इस उत्तराखंड में, मैं आज आपको कह रहा हूँ, मैं उत्तराखंड में पैदा हूँ और उत्तराखंड में मुझे मरना है, ठीक है? मैं लगातार कोई सामाजिक विषय हो, कोई धार्मिक विषय हो, कोई राजनीतिक विषय हो, आज तक मेरे मुंह से तो कोई ऐसी गलत बात तो निकली नहीं, ऐसा गलत व्यवहार तो हुआ नहीं। मेरी यदि बैकग्राउंड ही यदि गलत हो तो आप मेरे बारे में कुछ भी कहिए। हम आंदोलन में, हमारी उत्तराखंड आंदोलन में तुम्हारे से बहुत कई गुना ज़्यादा भूमिका भी मैंने 2-3 प्रसंग आपको सुनाए। कहाँ थे आप लोग? क्यों आप उत्तराखंड आंदोलन में आपकी भूमिका नहीं रही? या तो आप पैदा नहीं होंगे, रहे होंगे तो आपको शायद पता भी नहीं होगा उत्तराखंड आंदोलन भी कभी हुआ होगा, या आपको भूमिका होनी चाहिए थी।
लेकिन सिर्फ आप किसी भी मुद्दे को एक क्षेत्रवाद या कास्ट को लेकर आप इसको करना चाहें तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उत्तराखंड हम सभी का है, हम उत्तराखंड वासी हैं। और जब हमने लड़ाई लड़ी थी हमने नहीं सोचा था कि हमारे कुछ लोग इस प्रकार के एक दूसरे पे आक्षेप लगाएंगे। और हमने तो उस समय जब कहा था कि आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो, तो उस समय खाली ये नहीं सोचा था कि आप एक कास्ट के हैं तो आप ही लेंगे। हम सभी ने कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे यहाँ वालिया जोगीवाला में शहीद हुआ है। हमारे यहाँ कुमायूं में ऐसे बहुत से लोग हैं जो, यदि हम उस जाति और उसके बात करें तो वो लोग भी शहीद हुए हैं। उनकी शहादत को हम भूल जाएंगे या उनके साथ फिर हम अन्याय नहीं करेंगे? तो इस तरह से नहीं कहना चाहिए। मेरे जैसे बहुत से, मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे से पता नहीं कितने ऐसे लोगों ने इस उत्तराखंड में अपनी भूमिका निभाई है, बहुत से लोग हैं। और आपको बता रहा हूँ, उत्तराखंड आंदोलन में अनेकों लोगों की तो हम लोग जमानतें कराते थे। उसमें जाते थे उनका जमानत कराने के लिए, वकील करते थे हम लोग, पैसा अपने पास से देते थे, क्योंकि हमें उत्तराखंड चाहिए था, उत्तराखंड राज्य चाहिए था। उस समय हमारी धारणा नहीं थी कि ऐसा हम लोग आगे कभी फेस करेंगे। क्योंकि आपको जाना भी है, इसलिए मैं 10-15 मिनट में कुछ क्विक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। एक तो ये, मैंने ऐसा सुना है कि आप 4 बार के विधायक हैं, और एक मैं आपको कॉम्प्लीमेंट स्पेशली ये करना चाह रहा हूँ, मैंने 3-4 मंचों पे आपको देखा और आप उन चुनिंदा लीडर्स में से मुझे लगते हैं जिनको पेन पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि आप पेन रखते हैं साइन करने के लिए, क्योंकि आप ऑर्गेनिकली बोल पाते हैं। आपको एक चीज़ का मलाल हमेशा रहता है कि फादर साहब के सामने अगर मैं बन पाता, क्या इमोशनल ऐसी वो चीज़ें हैं कि उनके सामने अगर मैं बन पाता? देखिए, मैं 1980 में विद्यार्थी परिषद से जुड़ गया था। उस समय बहुत संघर्ष हम लोग किए, और मुझे याद है कि उस समय असम आंदोलन और ये सारी चीज़ें हम लोग करते थे। और शायद आपको यदि थोड़ा सा ध्यान हो, आज तो हम उत्तराखंड या पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। बहुत बड़ा योगदान हमारे उन लोगों का है जिनको हम कह सकते हैं कि जिन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष और योगदान दिया था इस पार्टी को आगे बढ़ाने में। कुछ लोग आज दुनिया में हैं, कुछ लोग नहीं भी हैं, उनको मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूँ जो नहीं भी हैं। और उसके बाद मेरे पिताजी ने मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए भेजा था दिल्ली में, और आपको याद दिला रहा हूँ कि मैं थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहा हूँ। कक्षा 1 से लेकर BCom तक थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहा हूँ, और मुझे 2 बार छात्रवृत्ति मिली है। तो अब आप समझ सकते हैं मेरी छात्र के रूप में मेरा कैसे, मैं अपने आप को आगे मेहनती था मैं। और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए गया, लेकिन नहीं बन पाया, क्योंकि मेरे दिमाग में तो विद्यार्थी परिषद और राजनीतिक जो आपकी दूसरी भाषा में कहें कीड़ा, तो मैं वहाँ से छोड़ के आ गया। और पिताजी को लगा कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। और हमारा एक व्यापार होता था डोयाला में, बहुत बड़ा व्यापार, पिताजी और आसपास के लोगों सबको पता है इस बात का। और मैं राजनीति में रहने के बाद, व्यापार होने के बाद में व्यापार में भी मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। हमेशा आज इस कार्यक्रम में जाना, आज उधर जाना, आज विद्यार्थी, आज वहाँ, जैसे उस समय राम जन्मभूमि का प्रकरण चला, सबसे ज़्यादा अहम भूमिका रही है हमारे परिवार की वहाँ पे। हम 3 भाई थे, तीनों अरेस्ट हुए थे। मैं टिहरी जेल में रहा हूँ सबसे ज़्यादा दिन, और मेरी माता जी अयोध्या तक पहुँची थी। ऐसी उत्तराखंड आंदोलन चला, फिर मेरी भूमिका बढ़ी। यानी कोई ऐसा आंदोलन नहीं जिसमें मेरी भूमिका न रही हो। और उसके बाद पिताजी को लगा कि ये अब कुछ नहीं कर पाएगा। पिताजी बोलो क्या चाहता है तू? मैंने कहा पिताजी कुछ नहीं चाहता, जो प्रभु को मंजूर होगा। पिताजी मेरे बारे में बहुत सोचते थे कि भाई ये कुछ नहीं कर पाएगा, तो ये राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ा है। और आपको जानकारी दे रहा हूँ कि मुझे याद है 1991 में पहली बार जब ये हमारा राम जन्मभूमि के उस प्रकरण के बाद पहला चुनाव हुआ था, उस समय उत्तर प्रदेश में होते थे। और चुनाव जब हुआ तो मैंने टिकट मांगा, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला। 1993 में फिर टिकट मांगे, चूँकि वो अयोध्या का वो ढांचा रहा था, और 4 उस समय हमारी सरकारें जो है धारा 356 के तहत उनको धराशायी कर दिया गया था। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार भी थी। फिर 93 में टिकट मांगा, नहीं मिला। 96 में मांगा तो मेरा कंफर्म हो गया, लेकिन लास्ट में फिर कटा। उत्तराखंड बना, पिताजी जिंदा थे। मुझे लगा कि अब उत्तराखंड में तो मेरा उस क्षेत्र से कोई और प्रतिद्वंदी नहीं है, लेकिन तब भी टिकट नहीं मिला। तब हमारे डोईवाला से माननीय त्रिवेंद्र जी को टिकट मिला था, जो हमारे बाद में मुख्यमंत्री बने। पिताजी को बहुत सदमा लगा था कि मेरा बेटा विधायक नहीं बन पा रहा है। और मुझे याद है कि उन्होंने भी मतलब मन में भाव रखा होगा कि भाई सारे लोग बढ़ रहे हैं, जिन्होंने मेहनत नहीं की, जिन्होंने संघर्ष, वो बढ़ रहे हैं, तो इसने इतना संघर्ष क्यों नहीं? तो उनके मन में भाव था। 2003 में अभी उनकी
शरीर पूरा हुआ और वो दुनिया में नहीं रहे। लेकिन प्रभु के आशीर्वाद से आज 2007 से लगातार मैं ऋषिकेश से चौथी बार विधायक बना हूँ। बस ये बात सच कह रहा हूँ, ये आपने बहुत मेरा एक मार्मिक और एक भावुक करने वाला मेरा प्रश्न आपने किया। शायद वो जिंदा होते तो उनको भी बहुत अच्छा लगता और मुझे मार्गदर्शन भी बहुत अच्छा मिलता। लेकिन चलिए, उन्हीं का प्रताप है, आज मैं चौथी बार से विधायक भी हूँ। कौन लोग हैं जिनको आप एडमायर करते हैं लाइफ में, जिनसे इंस्पिरेशन मिलती है? किसी भी फील्ड के हो सकते हैं, कोई खिलाड़ी हो सकता है, कोई गायक हो सकता है, कोई राजनीतिक हो सकता है। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में मैं कह सकता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे एक इस प्रकार के व्यक्ति रहे हैं जिनसे हमेशा मुझे लगता था कि हमें प्रेरणा मिलती थी। और संघ पृष्ठभूमि का हूँ मैं, मेरे पिताजी संघ चालक रहे और मैं बचपन से ही स्वयंसेवक रहा हूँ। और जो प्रचारक जिसे हम बोल सकते हैं, जो हमारे यहाँ, अब तो हमारा बहुत नज़दीक का रिश्ता है हर एक से, लेकिन उसमें प्रचारक कोई भी होता था वो हमारे लिए बहुत प्रेरणा स्रोत होता था। बहुत कुछ सीखते थे उनसे, इतना सीखते थे कि उनका जो जीवन था, किस प्रकार से वो जीते थे, किस प्रकार से वो संगठन के लिए करते थे। और मेरे पिताजी का मुझे आज याद है, पूज्य पिताजी ने उस समय कहा था कि ये प्रचारक नहीं, ये संत है, इनका संत की तरह सम्मान करना चाहिए। था वो हमारे लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे। और आज मैं कह सकता हूँ कि माननीय मोदी जी हैं, हमारे अन्य सभी लोग हैं, वो तो निश्चित रूप से हमारे प्रेरणा स्रोत हैं ही। लेकिन तब से लेके आज तक मुझे तो, मैं मोदी जी का एक किस्सा यदि आप कहें तो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। मुझे याद है कि एक बार हमारे माननीय मोदी जी भी हमारे उत्तराखंड के प्रभारी रहे हैं। मैं उसमें उत्तराखंड बन गया था और हमारा जो जिला था देहरादून, उसका मैं जिला अध्यक्ष था। मैं 2 बार इस पूरे प्रशासनिक जिले का जिला अध्यक्ष रहा हूँ देहरादून का। और आप देखिए कि उस समय हम लोगों की एक बैठक हुई थी प्रदेश कार्यकारिणी की बद्रीनाथ के अंदर। और बद्रीनाथ के बाद हमने बद्रीनाथ जी के दर्शन किए, उसके बाद केदारनाथ जी जाना था। तो संयोग से उस केदार बाबा से हमारे माननीय मोदी जी की बहुत बड़ी आस्था है, तब से मैं देख रहा हूँ। ये बात है 2000 शायद 1 की होगी या ऐसी, लगभग यही होगा। तो वो भी केदारनाथ जी के दर्शन कर, हम भी दर्शन करने गए। और आप देखिए कि कितना आईक्यू उनके अंदर था उस टाइम। और सिर्फ हमारे, मतलब मेरा कितना बहुत ज़्यादा नज़दीक ऐसा भी नहीं था। और जैसे हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, वो दर्शन करने से वापस आ रहे हैं, छुड़ते ही नाम लेके पुकार रहे हैं, प्रेम कहाँ जा रहे हो? मैंने साहब मैं केदार जी के दर्शन करने जा रहा हूँ। अब आप देखिए वो व्यक्ति, मतलब कितना उनका विस्तार था पूरे देश के अंदर, उसके बावजूद नाम लेके। और मेरे साथ मेरी पत्नी थी, मेरा बेटा था, उनके बारे में पूछना, फिर बेटे को पुचकारा, उससे हाथ मिलाया। अब आप देखिए ऐसे लोगों से ही तो हमें प्रेरणा मिलती है। और आज हम इस फील्ड में हैं, राजनीतिक फील्ड में, तो ऐसे बहुत से लोग हैं। और मैं आपको एक बात बढ़िया कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में ही लोग प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। यहाँ राजनीतिक दृष्टि से हम लोग कुछ पाने के लिए नहीं, कोई ख्याति पाने के लिए नहीं, हम कुछ करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो ये सब सीखते हैं तो ऐसे लोगों से सीखते हैं। आज मोदी जी का आप देखिए ना, जो डंका बज रहा है, परिवार, मैं उनके भाई को जानता हूँ, ऋषिकेश में आते हैं, एक आश्रम से उनकी आत्मीय भाव है। और एक प्रधानमंत्री के भाई नीचे टाट पट्टी में सोते हैं, भोजन सबके साथ बैठ के करते हैं। और कोई आदमी बाहर से आए बता भी नहीं पाएंगे प्रधानमंत्री के भाई हैं। क्या ऐसा उदाहरण आज से पहले कभी किसी ने स्थापित किया है? नहीं किया होगा। तो ऐसे लोगों से हमें प्रेरणा मिलती है। तो आज हम बहुत खुश नसीब हैं कि ऐसे संगठन में हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं, संघ से जुड़े हैं। और ऐसे हम भाग्यशाली कि इतने बड़े नेता और ऐसे लोग हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। राजनीति में दोस्ती होती है वैसे लोगों के बीच में? दोस्त कौन है? मैं एक वीडियो आपका देख रहा था, मेरे ख्याल से गैरसैंण का था। खंडूरी मैम आगे बैठी हुई थी, आप कुछ कह रहे थे, सुबोध उनियाल जी हल्का सा आपको उन्होंने पता नहीं किस बात पे टीज किया कि जल्दी खत्म करो, कहीं जाना है, ये क्या बोल रहे थे पता नहीं, बड़ा वायरल हुआ था। हमारे माननीय सुबोध उनियाल साहब मेरे नयन नगर से विधायक है, मैं ऋषिकेश से विधायक हूँ। लगता हुआ क्षेत्र है, यहाँ भी हम जहाँ रहते हैं बिल्कुल आमने सामने, मतलब एक ही गली के आसपास रहते हैं। और साथ में ये है कि भाई सुबोध उनियाली बहुत जौकी मूड के रहते हैं। कभी कोई बात होती है तो वो बड़ा हंसी मजाक से सब करते हैं, कभी कभी वो छेड़ते भी हैं। शायद उस टाइम का उन्होंने किया हो। तो बल्कि एक उनका उदाहरण मैं इस रूप में देना चाह रहा हूँ कि मैं अध्यक्ष विधानसभा था और कोविड चला था उस समय।
और उसमें हमारा सत्र चल रहा था और संयोग से मुझे खांसी आ गई, बोल मतलब अध्यक्ष की पीठ पे बैठ के। तो भाई नीचे से बोलता है, अरे कोविड का पहले इसी का परीक्षण कराओ, ये खांसी हो रही है। तो इस प्रकार के हंसी मजाक भी हमारी चलती है। अब चूंकि ये ऐसे भी यदि हो तो निश्चित रूप से हंसी मजाक के साथ यदि हम लाइफ को एंजॉय करें तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन आज वो हंसी मजाक, वो प्यार शायद अब लोगों में कम है। लेकिन मेरा भाव तो रहता है हमेशा, कभी आप मेरा पुराना कोई मित्र मिल जाए, कोई भाई मिल जाए, कोई दोस्त मिल जाए, तो कभी आप जानिए मैं तो बहुत हंसी मजाक या किस्म का व्यक्ति रहा हूँ। अब थोड़ा कम हुआ है कि जैसे भी एक उदाहरण आपने मेरे से पूछ ही लिया, आज तो किससे मजाक करो को कौन किस रूप में ले जाए, इसलिए मजाक करना भी थोड़ा-सा कभी-कभी भारी ना पड़ जाए, इसलिए मजाक भी देख के और समझ के करनी पड़ती है। हमारे नेताओं को लेके ऐसी धारणा क्यों है कि ये बहुत सीरियस रहते हैं? कूल नेता क्यों नहीं? मतलब मैं ये सवाल ना मैं सबसे सौरभ अगुणा आए थे यहाँ, मैं उनसे भी पूछा मैंने। एक बार सिसोदिया जी का इंटरव्यू किया था मैंने 3-4 बरस पहले। मैंने कहा कूल क्यों नहीं लगते हैं नेता? मतलब जो मुझे लगता है यंगर जनरेशन, नए बच्चे ना किसी से पूछो वो सब कह देंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, एक्टर बनेंगे, रेडियो जॉकी बनेंगे, नेता नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? जी बड़े सीरियस से रहते हैं। वो कूल कोशंट क्यों नहीं है? क्या इतना प्रेशर होता है क्या? जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मत है, ऐसा भी कहना जाती होगी किसी भी नेता के साथ कि वो कूल नहीं रहते हैं। जी। लेकिन काम का प्रेशर तो रहता ही है। और मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ, हालांकि मैं पुराने नेताओं को भी जानता हूँ, मैं आज के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ कि आज जो इजी अप्रोच हुई है जनता की किसी भी नेता से, ये एक बहुत बड़े काम के प्रेशर को दर्शाता है। अब आप ये देखिए कि सुबह से शाम तक हम लोगों से मिलते हैं, माना मेरे पास जो विभाग है उनके भी काम करने हैं, उनकी मीटिंग्स भी करने हैं, अन्य कार्यक्रम भी रहते हैं, उसमें धार्मिक भी हो सकते हैं, सामाजिक भी हो सकते हैं। उस जगह पे भी जाना है, कहीं कोई घटना घट गई तो वहाँ पे भी हमें पहले हाजिरी देनी है, कोई बाढ़ आ गई, कोई ऐसी घटना हो गई, हमें जाना होता है, जाना भी चाहिए। अब ऐसी स्थिति में काम का लोड तो रहता है, ये बात आप भी जानते हैं। लेकिन कुल मिला के कभी कभी यदि माना किसी भी ऐसे प्रसंग पे हम लोग कोई इस प्रकार का अब हमें साथी मिल जाए कि हम थोड़ा हंस बोल लें, कहीं दिक्कत नहीं होती, हम हंस बोलते हैं। अभी आपने सवाल के मुझे हंसी आई, स्वाभाविक रूप से आती है, हम ही इंसान हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी कोई अलग से कोई बिरादरी है। जो राजनीति में आए हैं उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो सकती है, लेकिन हैं तो हम इंसान ही ना, हमें भी हंसना चाहिए और हंसी हमारे चेहरे पे भी रहनी चाहिए। हमारे में बहुत से लोग हैं जो जॉकी मूड के रहते हैं, जैसे मैंने आपको सुबोध उनियाल जी का उदाहरण दिया। तो ऐसा नहीं है, मैंने अपने बारे में कहा मैं तो बहुत हंसी मजाक रहा हूँ, लेकिन जब काम का प्रेशर होता है उस समय थोड़ा सा लगता तो ही। और फिर आप देखिए काम आप 24 घंटे हैं, 16-16 घंटे काम करते हैं, 20-20 घंटे काम करते हैं या 15 घंटे काम करते हैं, तो इंसान की जो मशीनरी है वो कितना, आप उसको कितना काम लेंगे उससे। 24 घंटे में 24 घंटे का मतलब 24 ही घंटे हैं ना, तो उसमें आपको अन्य काम भी करने हैं और अपना राजनीतिक जीवन और सारी चीज़ करनी है। तो काम के प्रेशर को कह सकता है, अदरवाइज मैं नहीं समझता, क्योंकि इंसान तो सभी लोग हैं। जी। एक मैं किसी मिनिस्टर से बात कर रहा था, उन्होंने कहा यार उत्तराखंड में एक बड़ी दिक्कत होती है, किसी की शादी में न जाओ, नामकरण में मत जाओ, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है कि काम के अलावा ये भी चेक होता है वोट के टाइम पे। ये कितना जरूरी मानते हैं आप इसको, या नहीं, कितना आपको लगता नहीं, है नहीं, कि ये बहुत अच्छा भी है। मुझे याद है कि मैं आपको अपने बारे में बता रहा हूँ और शायद आप आश्चर्य करेंगे, एक दिन मैं एक दिन 37 शादियों में गया, 37। अच्छा, कल्पना कर सकते हैं आप। और आप देखिए कि उसके बावजूद 3-4-5 शादियाँ छूट गई, क्योंकि 24 घंटे, मैंने कहा ना 24 घंटे हैं। और मैं उसमें एक आपको और बढ़िया उदाहरण दे रहा हूँ। एक बार मैं जैसे मैं डोईवाला रहता था, ऋषिकेश मेरा विधानसभा क्षेत्र होता था, तो मैंने रूट ऐसा बनाया कि मैं ऋषिकेश जाऊँगा तो वाया छिंदवाड़ा जाके और उधर श्यामपुर जाके ऋषिकेश होके और डांडी बड़कोट इधर भानेवाला करके डोईवाला आ जाऊँगा। उससे मैं भानेवाले से, और ये सारा इलाका मेरे विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा था जब मैं पहली बार बना। अब आप देखिए कि मैं वहाँ से करते करते आया हूँ, डांडी में एक शादी थी, मैंने कहा चलो वापसी में जाऊँगा, डांडी मतलब रानी पोखरी के पास, और मैं 1:30 बजे वहाँ शादी में पहुँचता हूँ, रात को 1:30 बजे, और ठंड का टाइम था, सब सो गए थे। अब मेरे को लगा कि मुझे यदि मैं आ गया तो जाना तो मुझे चाहिए, और नहीं यदि मैं गया तो ये लगे कि मैं नहीं गया शादी में। और आप कल्पना करिए कि जैसे ही मैं वहाँ गया तो सब लोग सो रहे थे, मैंने नॉक किया, अब लोग उठे तो अपना रिजाई उठा के उठे। अरे मैंने कहा तो गलत हो गया मेरे से, बस इतना कहा जी मैं प्रेमचंद अग्रवाल सिर्फ बधाई देने आया था और मैं चल रहा हूँ। अब आप देखिए मेरी तो हाजिरी लगी और मैं अपना घर चला गया।
तो कुल मिला के जो आदमी निमंत्रण पत्र देता है, वो ये अपेक्षा करता है कि विधायक हमारे यहाँ ज़रूर आए, जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ ज़रूर आए। और मेरी कोशिश तो ये रहती है, कुछ हमारे प्रतिद्वंदी इसलिए मेरे से नाराज़ रहते हैं कि छोटा-सा किसी का चूड़ाक्रम का भी कार्यक्रम हो, किसी के यहाँ छोटा-सा ही कोई कार्यक्रम ना हो, तो मैं ज़रूर पहुँचता हूँ। वो लोग नहीं पहुँचते, उनको आदत नहीं है, उनका स्वभाव नहीं है, और मैं पहुँचता हूँ। और ये मिलने का बड़ा अच्छा सशक्त माध्यम है, लोगों से मिलने का, उनसे इंटरेक्शन करने का। और पहाड़ पे इस बात को बहुत अच्छा माना जाता है कि आप किसी के दुख-सुख में गए। और मेरे बारे में ये भी है कि किसी का मेरे को पता चल जाए, किसी के यहाँ कोई अनहोनी घटना घटी है, तो मैं ज़रूर पहुँचता हूँ, उसी दौरान या उसके आगे-पीछे। और मैं एक छोटा-सा उदाहरण उसके लिए दे रहा हूँ कि एक दिन मैं उत्तम दास जी थे नगर पालिका के अध्यक्ष, मुनि के रेती के, उनकी डेथ हुई, उनके 13वीं से मैं लौट रहा था ऋषिकेश की तरफ। तो हमारे वहाँ से जाते हुए चंद्रभागा की तरफ एक शमशान घाट है। तो मैं वहाँ से जब लौट रहा था, तो रास्ते में मैंने खील देखी, और मेरे साथ एक कार्यकर्ता था, और खील देखते कि मैंने, यार किसी की डेथ हुई है, उसको जल्दी थी, कह रहे चलो चलो चलो। मैंने कहा यार खील पड़ी है, किसी की डेथ हुई, चलते हैं। अब आप देखिए, मैं शमशान घाट पहुँचता हूँ, वहाँ मुश्किल से 10-12 लोग मिले मुझे, और मैं वहाँ गया, अफसोस जाहिर किया जो भी किया, और उसके बाद मैं अफसोस जाहिर करके जो भी मुझे जिस प्रकार से अपना दुख प्रकट करना करके, और मैं आया। और बाद में वहाँ जो खड़े थे 12-15 लोग, उन्होंने कितनी अच्छी टिप्पणी मेरे बारे में की। यही हमारा ध्येय होना चाहिए कि हर एक के दुख या सुख में हमें जरूर शामिल होना चाहिए। और मैं अपने आप को गौरवशाली तो नहीं कह सकता, क्योंकि दुख का भी क्षण होता है, लेकिन मैं अपने आप को कह सकता हूँ कि मैं सभी जगह जाता हूँ। और काव्य जी, ये भी एक मुझे अच्छा लगता है, कहते हैं चौथी बार का विधायक बनने में ये चीज़ें कहीं ना कहीं काउंट करती है। एक आखिरी सवाल, हर किसी की अपनी एक पॉलिटिकल एस्पिरेशन होती है, जीवन में भी होती है कि मुझे ये लक्ष्य पाना है। जब आप उसको अचीव कर लेते हो, फिर एक नया टारगेट ले लेते हो कि ये करना है। इस वक्त पे 4 बार के विधायक हैं, मंत्री आप हैं, विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, आगे की पॉलिटिकल एस्पिरेशन लाइफ में क्या है? मतलब गोल भी हो सकता है। देखिए, मैंने अभी एक आपके सामने एक विषय रखा था कि मैंने लगातार विधानसभा के लिए टिकट मांगने का प्रयास किया था, और मुझे जो लगता है, मैं यदि गलत नहीं हूँ तो शायद उत्तराखंड का मैं अकेला व्यक्ति हूँ जिसने 91, 93, 96, 2002 4 बार लगातार होने वाले चुनाव के लिए टिकट मांगा, और उसको टिकट नहीं मिला एक ही पार्टी से। और वो भी तब की जब पार्टी के प्रति मेरी निष्ठा रही है, पार्टी के लिए मैंने काम किया है, समाज के लिए मैंने काम किया, और उसके बाद कोई आक्षेप नहीं, कोई आरोप नहीं, किसी प्रकार की कोई बात नहीं, तो टिकट नहीं मिला। तो उस समय बस एक मन में भाव था कि मुझे विधायक बनना है। जैसे आपने भी कहा कि पिताजी की भी इच्छा थी, लेकिन उनके जीते जी पूरा नहीं हो पाया वो सपना उनका। लेकिन 2007 में मैं विधायक बना, और शायद आपको जानकारी होगी, मैं रहने वाला डोईवाला का, ऋषिकेश में जो टिकट मिला, ऋषिकेश में विधायक बना। और आपको ये भी सुन के अच्छा लगा कि हर बार मेरा विधायक बनने का जो ट्रेंड है जीतने का, वो हमेशा बढ़ता रहा है। 7 में, 12 में, फिर 17 में और ज़्यादा मार्जिन हमेशा मेरा बढ़ता रहा। और लोकसभा के चुनाव में मेरे यहाँ 2014 में उत्तराखंड में सेकंड लार्जेस्ट सीट थी मेरी, हाईएस्ट। और 2019 में सबसे ज़्यादा मार्जिन की सीट ऋषिकेश थी पूरे उत्तराखंड के अंदर। अब आप इससे अंदाजा लगाए कि जहाँ मैं 2002 में मेरी सीट हम हारे ऋषिकेश में, और वहाँ जीत रहा हूँ लगातार, लोकसभा में भी मार्जिन मिल रहा है, निगम भी हम लगातार ज़्यादा हम लोग जीते हैं। हमारे अनेकों त्रिस्तरीय पंचायत जहाँ पे हम लोग कभी हारते थे, हमारे आज अनेकों प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, ब्लॉक प्रमुख हमारा है, जिला पंचायत सदस्य हमारे लगभग सभी जीते हैं। तो आखिर ये सारी चीज़ों का मतलब क्या है कि मैं कुछ ना कुछ उस तरह से काम कर रहा हूँ। लेकिन जो आपका सवाल था उसमें मैं कहना चाह रहा हूँ, उस समय एक अपेक्षा थी कि मैं एक बार विधायक बन जाऊँ। विधायक बन गया, और प्रभु की इच्छा से, माँ गंगे के आशीर्वाद से, मेरे पितरों के आशीर्वाद से, और जनता के आशीर्वाद है, हाईकमान के आशीर्वाद से 4 बार लगातार मैं विधायक। फिर आपने कहा जैसे अध्यक्ष विधानसभा, और आज मैं बहुत महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो आज मेरे पास हैं। तो मेरी और कोई चाहना भी नहीं है, मेरा तो मन बस यही है कि मैं समाज की और इस प्रदेश की कितनी और सेवा कर सकता हूँ। जो प्रभु मेरे लिए उसने निर्धारित किया होगा मैं करूँगा। लेकिन अब कोई ऐसी बहुत बड़ी अपेक्षा मेरे मन में नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद कर रहा हूँ अपने हाईकमान का, अपने पार्टी का,
पार्टी के उन नेताओं का जिन्होंने मेरे पे बहुत आशीर्वाद दिया। मुझे याद है जब पहली बार टिकट मिला था तो मुझे एक मेरे नेता ने कहा था मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए, क्योंकि ये भी था कि हार जाएगा, क्योंकि डोयाला का रहने वाला ऋषिकेश में जा रहा है और फिर वो जाती है और ये सब चलता है चुनाव में। जीत के आया, 4 बार विधायक बन गया हूँ। एक ऑप्शन हो अगर हाँ। आप ही का हाईकमान कहे कि स्टेट में कुछ और पोजीशन बड़ी दे देते हैं या नेशनल लेवल पे, क्या चूज करेंगे? देखिए मैं फिर आपको दोहरा रहा हूँ, हाँ। कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है। अच्छा। भगवान ने बहुत दिया है। देखिए आज मैं एक बात और कह रहा हूँ कि बहुत मान प्रतिष्ठा है, जनता के बीच में स्वीकार्यता है, लोगों में मेरे बारे में एक अच्छी धारणा है। हाँ, कुछ लोग जो करते हैं उनको आप छोड़ दीजिए, लेकिन मैं भी संतुष्ट हूँ। और एक संतुष्टि जो है वो सबसे बड़ा भाव होता है किसी भी चीज़ का। यूँ तो आप संतुष्ट सब कुछ पालें तो भी आपको लगेगा कुछ और मिल जाए, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ। और मुझे तो बार बार धन्यवाद करना है अपनी पार्टी का, नेताओं का, हाईकमान का, सभी का। ये दिल से कह रहा हूँ, कोई राजनीतिक मेरा ये शब्द नहीं है। और राजनीतिक दृष्टि से अच्छा मैंने एक बात और आपको बतानी है कि मैं जो भी बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ। कोई मेरे में फिर मैंने वही है कि गलत मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, गलत बोलूँगा भी क्यों? मेरा भाव तो वही रहता है ना कि जो मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ तो मुझे भी वही करना चाहिए। मैं दिल से कह रहा हूँ, भगवान ने बहुत दिया है, उसका धन्यवाद है। बाकी उसके अब आप देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने के लिए पिताजी ने भेजा था और आज यहाँ पे हूँ। तो बाकी ऊपर वाले ने जो रचा होगा मेरे लिए वो स्वीकार है। तो प्रभु का भी तो स्वीकार, जो भी उसका आदेश निर्देश। पर देखिए डिपार्टमेंट भी तो वैसा ही मिल गया ना, फाइनेंस। हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला ही बिल्कुल बिल्कुल। मैं एमकॉम LLB हूँ। एमकॉम LLB मेरा। अच्छा, ये भी एक धारणा है ना कि नेताओं को लेके, मतलब एक आम धारणा कि या नेता मतलब पढ़ा लिखा तो नहीं होगा। हाँ, बहुत अच्छी बात कही आपने। नहीं, ऐसी धारणा है। लेकिन आपको मैं एक शब्द, मैं आपसे आपकी बात को से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं नेता नहीं हूँ। अच्छा, तो क्या मानते हैं? मैं अपने आप को समाज का एक कार्यकर्ता, सामाजिक व्यक्ति मानता हूँ। और सच बात यह है कि ये बात ठीक है। अभी आपने एक सवाल किया था, आपके उस सवाल को जोड़ रहा हूँ। आपने कहा था किसी बच्चे से कहा जाए क्या बनेगा, कि मैं IAS बनूंगा, PC बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, लेकिन नेता नहीं बनूंगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से सबसे आग्रह कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र में भी अच्छे लोगों की ज़रूरत है, आना चाहिए। राजनीति में ज़रूरी नहीं है कि भाई वो जो भी आपने कहा कि कोई अनपढ़ आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा और वो राज करेगा। अब ये बातें लगभग अब खत्म हो गई। जनता भी उसी को पसंद करती है जो उसको, जब जनता बहुत जागरूक है आज की तारीख में, बहुत ठीक है, वो भोली दिखती है लेकिन वो समझदार बहुत है। वो देखती है कि कौन व्यक्ति हमारा नेतृत्व कर सकता है, कौन व्यक्ति हमारे लिए काम कल को कर सकता है, कौन व्यक्ति हमारे काम आ सकता है, तो उसी को चुनती है। तो आपका जो पोर्टफोलियो, आपका जो परिचय पत्र, जो भी कहेंगे, क्या कहेंगे उसको आप लोग, बायोडाटा, उस बायोडाटा को देखती है बहुत अच्छा। और यदि मैं एमकॉम LLB हूँ, हो सकता है मेरी जीत में एक अंश ये भी हो जीतने का, क्योंकि अनपढ़ यदि होगा तो वोट उसको उसी हिसाब से मिलेंगे, पढ़ा लिखा हो तो हो सकता है उसको उसी हिसाब से मिले, लेकिन पढ़ा और लिखा होना बहुत अच्छी बात है, बढ़ गया, बहुत जरूरी है। और अब तो मोदी गवर्नमेंट में तो अश्विनी वैष्णव जी, जयशंकर जी, अब आप देखिए अब कितने IAS हैं, कितने बड़े बड़े अधिकारी, और जिन्होंने बहुत बड़ा नाम अपने फील्ड में कमाया है, वो लोग आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप पढ़े लिखे हैं तो उसी तरह से परफॉर्म करेंगे। लेकिन ये है कि हम, यदि, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो कम पढ़ा लिखा है वो काम नहीं कर सकता, काम वो भी कर सकता है, लेकिन पढ़े लिखे के बारे में एक धारणा अच्छी बनती है। तो आप हमारे यहाँ आए, बड़ा अच्छा लगा। इसी तरह आप आते रहिए, हम बहुत सारी बातें इसी तरह करते रहेंगे। थैंक यू। जाते जाते, क्योंकि रेडियो स्टेशन है, यहाँ गीत संगीत शेरो शायरी की बड़ी डिमांड रहती है। आपको क्या शौक है इनमें से कोई एक जो कभी लाइटर मूड पे कभी मन करता हो? देखिए पहले मैं कभी कभी गा लिया करता था, हालांकि मुझे गाने का शौक नहीं है, लेकिन मेरे को तो क्या है कि यदि कोई गाए है तो उसके साथ गा सकता हूँ। यदि आप कुछ गाएं तो मैं आपके साथ। आपका कौन सा है फेवरेट गाना, कौन सा है आपका? आपका वैसे कौन सा फेवरेट गाना जो कभी कभी ऐसे? नहीं, अभी आप जो गाएंगे उसके साथ साथ दे सकता, कोई भी यदि मुझे याद होगा तो। क्योंकि मैं ज़्यादातर जो हूँ गाना, कभी छोटा था थोड़ा बहुत गाया करता था, हालांकि अब गाने का सुनने का शौक है, गाने का शौक नहीं है। तो मेरी गाड़ी में आप देखिए मुकेश के और इनके सबके गाने मेरे यहाँ रहते हैं, और मेरे साथ जो भी बैठता है पुराने गाने मेरे पास रहते हैं। यदि आप कोई पुराना गाना गुनगुनाएं तो मैं आपसे पुराना गाना। चलिए, एक मेरे को अभी जो अचानक से याद आ रहा है, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी जवानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का
शायर हूँ। गाया कीजिए ना, माहौल लाइट रहता है थोड़ा। हाँ? आप मिले तो वैसे ही लाइट रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा और आपका ये सारी चीज़ देख के तो मैं बहुत प्रभावित भी हूँ। अरे थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।